पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे अमेरिका लौट रहा एक पैसेंजर प्लेन अचानक एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। धमाका इतना खतरनाक था कि विमान का पिछला हिस्सा हवा में ही अलग हो गया और कंट्रोल खोते ही पूरा विमान एक सुनसान और रहस्यमयी टापू पर जा गिरा। जो लोग किसी तरह इस हादसे से जिंदा बच निकले वे उसी टापू पर फंस गए। शुरुआत में उन्हें लगा कि रेस्क्यू टीम जल्द ही उन्हें ढूंढ लेगी, लेकिन धीरे धीरे इस रहस्यमयी टापू के ऐसे खौफनाक राज सामने आने लगे जिन्होंने सभी को अंदर तक डरा दिया। जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि इस टापू पर वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ हजारों फीट ऊंचा एक रहस्यमयी और खतरनाक जीव पहले से मौजूद है जो एक एक करके लोगों को अपना शिकार बना रहा है। जैसे ही ये भयानक सच सबके सामने आया, चारों तरफ भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन इसी दौरान एना और चार्ली उस रहस्यमयी जीव के चंगुल में फंस गए और यहीं से इस कहानी के पार्ट 2 की शुरुआत हुई। जैसे ही चार्ली और एना के गायब होने की खबर मिली, जैक और उसकी टीम उन्हें ढूंढने जंगल में निकल पड़ी। काफी तलाश के बाद उन्हें चार्ली एक पेड़ से लटका हुआ मिला। उसे नीचे उतारते ही पता चला कि वह अभी भी जिंदा था, लेकिन एना अब भी रहस्यमयी तरीके से गायब थी। इसलिए गंजा आदमी सैम के साथ घंटों तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन मौसम बिगड़ता देख सैम ने वापस लौटने को कहा, पर गंजा आदमी अभी भी एना को ढूंढने पर अड़ा हुआ था। उसने सैम को कैंप लौटने के लिए कहा और खुद अकेले आगे बढ़ने लगा। जाते जाते उसने अपना इकलौता टॉर्च उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन सैम उसे पकड़ नहीं पाया और टॉर्च सीधे नीचे झाड़ियों में जा गिरा। तभी वहां से अचानक लोहे से टकराने जैसी तेज आवाज सुनाई दी। गंजे को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत मिट्टी हटाकर देखना शुरू किया। तभी उसे नीचे एक लोहे की प्लेट दिखाई दी। उसने चाकू से आसपास की जमीन ठोक कर देखी और पता चला कि नीचे का हिस्सा पूरी तरह खोखला था। ये देखकर सैम के होश उड़ गए। तब गंजे ने कहा कि ये वही चीज है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। इसके बाद दोनों तेजी से मिट्टी हटाने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अगली सुबह मिट्टी हटते ही उन्हें वहां एक रहस्यमयी बंकर दिखाई दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस वीरान टापू के नीचे इतना बड़ा और रहस्यमयी बंकर आखिर किसने बनाया होगा। सच्चाई जानने के लिए सैम चुपके से एक कुल्हाड़ी चुरा कर ले आया। इसके बाद दोनों ने मिलकर हैच को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका दरवाजा इतना मजबूत था कि उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। ये देखकर गंजे ने मजाक में कहा कि लगता है ये बंकर आयरन मैन के सूट से बना है। आखिर में दोनों ने फिलहाल कैंप लौटने का फैसला किया। रास्ते में सैम यही सोचता रहा कि बंकर के बारे में बाकी लोगों को भी बता देना चाहिए, ताकि खाली हाथ लौटने पर किसी को शक न हो। लेकिन गंजे ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि बंकर के बारे में किसी को जरा भी भनक लगे। मजबूर होकर सैम उसकी बात मान गया, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह अपनी बहन से यह बात नहीं छिपाएगा। आखिरकार गंजा भी उसकी बात मान गया, लेकिन जैसे ही सैम ने उस पर भरोसा करके 2 कदम आगे बढ़ाए, तभी गंजे ने पीछे से वार कर उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को रस्सियों से बुरी तरह बंधा हुआ पाया। वहीं गंजा आराम से बैठा कोई अजीब सी दवाई तैयार कर रहा था। ये देखकर सैम बुरी तरह घबरा गया। वह हड़बड़ाते हुए गंजे से वादा करने लगा कि वह बंकर का राज किसी को नहीं बताएगा, लेकिन गंजे ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उल्टा उसने सैम का सिर पकड़ा और उसके घाव पर वह रहस्यमयी दवाई लगा दी। इसके बाद गंजा अपना सामान समेट कर वहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसने सैम की तरफ एक चाकू फेंका और बिना पीछे देखे कैंप की ओर निकल पड़ा। सैम लगातार उसे आवाज देता रहा, लेकिन गंजे ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उधर सैम किसी तरह पास पड़े चाकू तक पहुँचने की कोशिश करने लगा, लेकिन गंजे ने उसे इतनी चालाकी से बांधा था कि बच निकलना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि अगर वह हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश करता तो पीछे बंधी रस्सियां और ज्यादा कस जाती और कंधे उखड़ जाने का खतरा भी बढ़ जाता। इसलिए हार कर उसने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत सिर उठाकर आसपास देखा, लेकिन अगले ही पल आवाज गायब हो गई। सैम को लगा कि शायद यह उसका वहम होगा, मगर थोड़ी देर बाद उसे उसकी बहन की चीख सुनाई दी। इससे पहले कि सैम कुछ समझ पाता, अचानक एक खौफनाक आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उसे यकीन हो गया कि उस रहस्यमयी जीव ने उसकी बहन को भी पकड़ लिया है। अपनी बहन को खतरे में जानकर वह तुरंत हरकत में आ गया। दर्द से कराहते हुए भी उसने कंधा उखड़ने की तकलीफ झेली और किसी तरह चाकू तक अपना हाथ पहुंचा लिया। फिर वो बिना एक पल गवाए रस्सियां काटकर आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ ही देर बाद उसे एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी बहन दिखाई दी। वह तुरंत उसकी तरफ भागा और रस्सियां काटने लगा। तभी उस रहस्यमयी जीव की नजर उन पर पड़ गई। अब दोनों के बीच की दूरी तेजी से कम होने लगी। किस्मत से सैम के हाथ काफी तेज चल रहे थे। उसने कुछ ही सेकंड में रस्सियां खोल दी। इसके बाद वह अपनी बहन को लेकर सीधे जंगल की तरफ भागने लगा, लेकिन वे दोनों उस खूंखार राक्षस से तेज नहीं थे। इसलिए नजर से बचने के लिए सैम और उसकी बहन तुरंत पास की झाड़ियों में छिप गए। जब काफी देर तक आसपास कोई हलचल नहीं हुई, तब सैम ने हिम्मत जुटाकर बाहर की ओर देखा, लेकिन अब वो राक्षस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सैम की बहन ने उससे पूछा कि गंजे आदमी ने उसे क्यों बांध रखा था, लेकिन सैम ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह पहले सुरक्षित कैंप तक पहुंचना
चाहता था, मगर लौटते वक्त केली के लगातार सवालों से सैम का ध्यान भटकने लगा। परेशान होकर उसने आखिर बंकर का राज उसे बता दिया, लेकिन उनकी आवाज सुनते ही अचानक राक्षस उनके सामने आ गया। ये देखते ही दोनों जान बचाकर भागने लगे। डर के मारे वे भागते भागते खुले मैदान में पहुंच गए, जहां दूर दूर तक छिपने की कोई जगह नहीं थी। बेबस होकर दोनों इधर उधर भागने लगे। तभी राक्षस ने मौका देखकर केली को हवा में उठा लिया और उसे बेरहमी से नोचना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में वहां से दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। उसे लगा कि उसकी बहन किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और राक्षस उसे ले जा चुका था। लेकिन सैम ने हार नहीं मानी। वह लगातार अपनी बहन को ढूंढता हुआ नदी के किनारे जा पहुंचा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े खून के निशानों पर गई। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। सैम ने तुरंत ऊपर की तरफ नजर दौड़ाई और अगले ही पल उसने अपनी बहन को नदी किनारे एक बड़ी चट्टान पर पड़ा देखा। ये देखकर उसका दिल बैठ गया। वह पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी बहन के शरीर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह नोचा जा चुका था। हर तरफ मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे और खून पानी की तरह बह रहा था। ये देखकर सैम ने कांपते हाथों से अपनी बहन की लाश को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसने कसम खाई कि वह गंजे से अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लेगा। रात होते ही सैम वापस कैंप पहुंच गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह और भड़क उठा, क्योंकि गंजा बेफिक्र होकर आग के पास बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर गुस्से में सैम ने तुरंत चाकू निकाला और गंजे पर टूट पड़ा। देखते ही देखते दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही देर में सैम ने उसे जमीन पर पटक कर दबोच लिया और गुस्से में वह चिल्लाते हुए बोला कि केली की मौत का जिम्मेदार वही है। अगर उसने उसे वहां बांधकर न रखा होता तो केली कभी वहां नहीं आती और उस राक्षस का शिकार भी नहीं बनती। ये सुनकर गंजा खुद हैरान रह गया। उसने शांत होकर कहा, अगर केली सच में उस राक्षस का शिकार बन चुकी है तो तुम्हारे शरीर पर खून का एक भी निशान क्यों नहीं है? ये सवाल सुनते ही सैम एक पल के लिए चुप हो गया। उसे याद आया कि उसने अपनी बहन की लाश को गले लगाया था, फिर उसके कपड़ों पर खून का एक भी निशान कैसे नहीं था? वह अभी इसी सोच में उलझा हुआ था कि तभी गंजे ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। वह सैम से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी पीछे से उन्हें केली की आवाज सुनाई दी। उसकी बहन सही सलामत पानी भर रही थी। ये देखकर सैम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ पल के लिए तो सैम को लगा कि शायद वह पागल हो गया है, लेकिन अगले ही पल उसे शक हुआ कि गंजे ने उसके सिर पर जो दवा लगाई थी शायद उसी में कोई गड़बड़ थी। हालांकि गंजे ने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया। उसने बताया कि वो सिर्फ जख्म भरने के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटीसेप्टिक दवाई थी। ये सुनकर सैम और ज्यादा उलझन में पड़ गया। उसे लगने लगा कि शायद वो रहस्यमयी राक्षस उसके दिमाग के साथ खेल रहा है। इसी बीच जैक और उसकी टीम को 2 हफ्तों से गायब एना अचानक जंगल में बेहोश हालत में मिल गई। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके शरीर पर किसी तरह की चोट का कोई निशान नहीं था। उसे बस इतना याद था कि उसे और चार्ली को राक्षस ने नहीं बल्कि जिम ने किडनैप किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसकी उसे बिल्कुल भी याद नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि चार्ली की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। उसे भी अपने गायब रहने के दिनों की कोई याद नहीं थी। ये जानकर सभी लोग हैरान रह गए। आखिर जिम उन्हें अपने साथ क्यों ले गया था और ऐसा क्या हुआ कि दोनों की याददाश्त का एक हिस्सा पूरी तरह गायब हो गया? लगातार उठ रहे सवालों का जवाब पाने के लिए उन्होंने फैसला किया कि उन्हें जिम को ढूंढना ही होगा। यही सोचकर अगले दिन चार्ली और कोरियन आदमी चुपचाप जंगल में जिम की तलाश में निकल पड़े। लेकिन जंगल में कदम रखते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। अचानक चारों ओर एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। तभी अचानक कोरियन आदमी दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, जबकि चार्ली हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक जिम खुद उनके सामने आ गया। उसे देखकर साफ था कि हमला उसी ने किया था, इसलिए चार्ली बिना देर किए एक लकड़ी उठाकर हमला करने दौड़ पड़ा। लेकिन जिम ने बड़ी आसानी से उसका गला पकड़ लिया और सिर्फ एक हाथ से उसे हवा में उठा दिया। उसकी ताकत किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। उसने चार्ली को चेतावनी देते हुए कहा कि कल शाम तक प्रेग्नेंट लड़की को उसके पास भेज देना, नहीं तो वह सभी लोगों को खत्म कर देगा। इतना कहकर जिम वहाँ से चला गया। जब बाकी लोगों को इस बात का पता चला तो हर किसी का खून खौल उठा। सभी लोग जिम से बदला लेना चाहते थे, लेकिन जिम छिपकर हमला कर रहा था। ऐसे में बिना सोचे समझे उससे भिड़ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना था। इसलिए उन्होंने गुस्से में कोई जल्दबाजी करने की बजाय पहले उसे पकड़ने का प्लान बनाया। उन्होंने कैंप के आसपास कई खतरनाक जाल बिछा दिए। इसके बाद उन्होंने चारों तरफ आग जला दी। साथ ही हर 10 मीटर की दूरी पर एक इंसान को निगरानी के लिए खड़ा कर दिया, जिससे उनका कैंप पूरी तरह सुरक्षित हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी मुसीबत टल नहीं सकी। अगली सुबह एक आदमी समुद्र किनारे मरा हुआ मिला। किसी ने उसका गला हाथों से मरोड़कर तोड़ दिया था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये खबर फैलते ही पूरे कैंप में डर का माहौल छा गया। हर किसी को लगने लगा कि ये ऐना की वजह से हो रहा है, इसलिए उन्होंने ऐना से दूरी बनानी शुरू कर दी, जबकि ऐना को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए उसने जाकर कैली से बात की। तब उसे पूरी सच्चाई का पता चला। इसी बीच जैक से अब और सहन नहीं हुआ। उसने झाड़ियों के बीच छिपाया हुआ एक ब्रीफकेस बाहर निकाला। जब उसने देखा कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, तब उसने ब्रीफकेस के अंदर से 4 पिस्तौलें निकाल ली। अब उनके पास हथियार तो थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि
अब जिम को ढूंढा कैसे जाए। तब कर्ली ने जिम को बाहर निकालने के लिए एना को चारे की तरह इस्तेमाल करने का आइडिया दिया, लेकिन चार्ली ने इस प्लान के लिए साफ मना कर दिया, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तभी एना खुद आगे आई और उसने खुद इस प्लान के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई और अपनी जान गंवाए। समय बर्बाद किए बिना सभी लोग तुरंत निकल पड़े। चार्ली को बंदूक चलानी नहीं आती थी, इसलिए उसे कैंप में ही रुकना पड़ा। लेकिन तभी मौसम ने भी करवट बदल ली और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। इसके बावजूद भी एना अकेले जंगल में अंदर की ओर बढ़ती रही, जबकि बाकी लोग आसपास छिपकर उस पर निगरानी रखने लगे। कर्ली पेड़ पर से नजर रख रहा था, जेम्स साइड से कवर संभाले हुए था, जबकि जैक सामने से हमला करने के लिए तैयार था। वहीं गंजे ने पीछे से घेराबंदी कर रखी थी। इस तरह सभी जाल बिछाकर शिकार के सामने आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी आसपास कुछ भी हलचल नहीं हुई। धीरे धीरे एना बेफिक्र हो गई, लेकिन तभी अचानक जिम वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही एना बुरी तरह घबरा गई और तेजी से जाल की तरफ भागने लगी, मगर प्रेग्नेंट होने की वजह से वह जिम से तेज नहीं भाग सकी। ठीक उसी समय जैक बगल से निकल कर आया और उसने जोरदार धक्का मारकर जिम को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन इसी दौरान उसकी पिस्तौल हाथ से छूट गई। जैक जानता था कि अगर जिम एक बार उठ गया तो उसे दोबारा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने बिना कोई मौका दिए उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जब तक बाकी लोग वहां पहुंचे तब तक जिम पूरी तरह जैक के काबू में आ चुका था। जैसे ही जैक उससे पूछताछ शुरू करने वाला था, तभी जेम्स बीच में आ गया और हीरो बनने के चक्कर में उसने सीधे जिम पर बंदूक तान दी। वह उसे डराकर अपना रौब जमाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने मुड़कर देखा तो पता चला कि गोली किसी और ने नहीं बल्कि चार्ली ने चलाई थी। दरअसल उसने चुपके से जैक की गिरी हुई पिस्तौल उठा ली थी और तुरंत जिम पर गोली चला दी, जिससे जिम वहीं ढेर हो गया और इसी के साथ इस रहस्यमयी टापू के राज तक पहुंचने का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। इसके बाद सभी लोग वापस गुफा में लौट आए। जहाँ जैक ने चार्ली से गोली चलाने की वजह पूछी, तब उसने बताया कि वह एना से प्यार करता है, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए जिम को मार डाला। उसकी बात सुनकर जैक को यह सब पागलपन लगा। अगले दिन जैक सीधे कर्ली के पास पहुंचा, क्योंकि वो उस नक्शे को दोबारा देखना चाहता था जो कर्ली को जंगल में मिला था। उसे उम्मीद थी कि शायद उस नक्शे की मदद से इस रहस्यमय टापू का सच पता लगाया जा सकता है। लेकिन तभी मोटे आदमी की नजर एक कागज पर लिखे कुछ अजीब नंबरों पर पड़ी। उन्हें देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि विमान का यहाँ गिरना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कोई सोची समझी चाल थी। वो उन नंबरों को गौर से देख ही रहा था कि तभी उसे अचानक याद आया कि ये वही नंबर थे जिनकी मदद से उसने सालों पहले 15 करोड़ की लॉटरी जीती थी। ये याद आते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई साधारण नंबर नहीं थे। इन नंबरों से लॉटरी जीतने के बाद उसकी जिंदगी में एक के बाद एक रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो गई थी। लॉटरी जीतने के ठीक उसी दिन उसके पिता की अचानक हार्ट फेल होने से मौत हो गई। कुछ समय बाद जब उसने नया बंगला खरीदा तो उसमें अचानक रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब वह पुलिस को कॉल करने वाला था, तब उसके कॉल से पहले ही पुलिस खुद उसकी लोकेशन पर पहुंच गई। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस कंपनी में वह काम करता था, वहाँ उसके सभी करीबी दोस्त एक एक करके मारे जाने लगे। इन घटनाओं से टूटकर जब वो अमेरिका लौटने के लिए प्लेन में बैठा तो वही विमान अचानक इस रहस्यमयी आइलैंड पर क्रैश हो गया। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसी क्रैश में वह अकेला बच गया, जबकि पास वाली सीट पर बैठे सभी लोग मौके पर ही मारे गए। इन सभी घटनाओं से उसे साफ समझ आ गया था कि इन नंबरों का इस रहस्यमयी टापू से कोई गहरा संबंध जरूर है। सच का पता लगाने के लिए मोटा आदमी चुपके से कैंप से निकल गया। वह पूरे टापू के किनारे किनारे घूमता रहा। तभी उसे बिजली की वही केबल दिखाई दी जो कर्ली को वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मिली थी। मोटा उसी केबल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे जंगल के अंदर घुसता चला गया। कुछ ही दूरी पर उसे एक सूअर पेड़ से लटका हुआ दिखाई दिया। उसे समझ नहीं आया कि इतना बड़ा जानवर इस हालत में यहाँ तक पहुँचा कैसे, लेकिन इसकी परवाह किए बिना जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका पैर एक छिपे हुए जाल पर पड़ गया। ऊपर नजर जाते ही उसने देखा कि कांटों से भरा एक खतरनाक ट्रैप उसकी तरफ झूलता हुआ आ रहा है। खुशकिस्मती से वह किसी तरह उस घातक जाल से बच निकला। फिर पुराना पुल पार करते ही वह जंगल के उस रहस्यमयी हिस्से में पहुंच गया जहां कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता था। अब उसे महसूस होने लगा कि वो सच के बेहद करीब है। लेकिन तभी अचानक उसके आसपास के पेड़ एक एक करके उखड़ने लगे। उसे समझ आ गया कि शायद वो रहस्यमयी राक्षस यहीं कहीं मौजूद है। खतरे का एहसास होते ही उसका नंबरों का रहस्य जानने का जुनून पल भर में गायब हो गया और वह जान बचाकर कैंप की ओर दौड़ पड़ा। रात होते होते वह किसी तरह कैंप तक वापस पहुंचने में कामयाब हो गया। वहां पहुंचकर उसने सबको अपने साथ हुई पूरी घटना बता दी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन रहस्यमयी नंबरों की वह तलाश कर रहा था, वे गंजे आदमी को मिले उस बंकर पर भी मौजूद थे, जिसके अंदर ही शायद इस टापू का असली सच छिपा हुआ था। अगले दिन गंजे आदमी ने सैम के साथ मिलकर बंकर को तोड़ने का फैसला किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऊपर एक छोटा सा हैच था, लेकिन उसमें न तो कोई लॉक था और न ही हैंडल। यह साफ था कि इसे किसी ने जानबूझकर बंद कर रखा था ताकि कोई अंदर न जा सके। लेकिन सवाल यह था कि इस सुनसान द्वीप पर इतनी हाईटेक चीज आखिर आई कहां से। सच जानने के लिए उन्होंने टूटे हुए विमान के हिस्सों से एक हथौड़ा बनाया और दरवाजे पर जोरदार वार कर दिया।
अगले ही पल जोरदार धमाके की आवाज आई, लेकिन पूरा जोर लगाने के बावजूद वह मजबूत दरवाजा बिल्कुल भी नहीं टूटा। यह देखकर गंजा आदमी गुस्से में दरवाजे को लात मारते हुए गालियां देने लगा। तभी अचानक सैम ने पास आकर उसे नीचे देखने के लिए कहा। जब गंजे ने नीचे देखा तो पाया कि उसके पैर में एक नुकीला मेटल घुसा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गंजे को उस चोट का जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उस रात गंजे ने अपनी हालत को जांचने के लिए सुई को कई बार पैर में चुभोया और फिर आग की लपटों से भी उसे जलाकर देखा, लेकिन फिर भी उसे किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ। उसे शक होने लगा कि यह सब उस रहस्यमयी बंकर की वजह से ही हो रहा है, इसलिए उसने किसी भी हालत में बंकर का हैच खोलने की ठान ली। लेकिन तभी अचानक आसमान में एक तेज विमान की आवाज गूंज उठी। दोनों ने ऊपर देखा तो पाया कि एक विमान बेकाबू होकर नीचे गिर रहा था। उन्हें लगा कि शायद ये रेस्क्यू टीम है, लेकिन असल में यह घटना उन्हें एक बड़े रहस्य की तरफ ले जाने वाली थी। दोनों बिना देर किए उस दिशा में बढ़ने लगे। रास्ते में गंजे को अचानक एक क्रॉस पड़ा हुआ मिला। सैम ने सोचा कि यह शायद उनके कैंप के किसी साथी का होगा, लेकिन जैसे ही गंजे ने पेड़ की बेल खींची, ऊपर से अचानक एक सड़ी गली लाश नीचे गिर पड़ी। उसके मुंह में सोने के दांत चढ़े हुए थे, जेब में भारी रकम और 0.42 कैलिबर की पिस्तौल भी मौजूद थी। ऊपर से लाश इतनी सड़ चुकी थी कि उसकी पहचान तक करना नामुमकिन था। आगे बढ़ने पर आखिरकार उन्हें एक बड़े पेड़ पर वही विमान फंसा हुआ दिखाई दिया, लेकिन विमान को गिरे हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, फिर भी वह पूरा का पूरा काई से ढक चुका था। गंजे की टांग में पहले से ही चोट लगी थी, इसलिए सैम अकेले ही प्लेन के पास पहुंच गया। जब वो विमान के अंदर घुसा तो उसे एक एयर नेविगेशन मैप मिला, लेकिन वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया था कि अचानक विमान का पूरा ढांचा जोर जोर से हिलने लगा। विमान पेड़ से गिरने ही वाला था कि उसी झटके में एक सड़ी हुई लाश बाहर आ गिरी। सैम ये देखकर घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी अचानक उसकी नजर विमान के वायरलेस सिस्टम पर पड़ी, जो किस्मत से अभी भी काम कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह इस बात से खुश होता, अगले ही पल विमान एक बार फिर जोर जोर से हिलने लगा। विमान के गिरने से पहले गंजा उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन उस समय वायरलेस कनेक्शन जुड़ चुका था। सैम इस मौके को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने गंजे की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अगले ही पल विमान का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वह सीधा मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। गंजे आदमी ने अपनी टांग की चोट की परवाह किए बिना तुरंत मदद के लिए दौड़ लगा दी। उसने किसी तरह सैम को मलबे के नीचे से बाहर निकाला और बिना एक पल गवाए उसे अपनी पीठ पर उठाकर कैंप की तरफ भागने लगा। करीब आधे घंटे बाद वह सैम को लेकर कैंप तक पहुंच गया। जैक के पूछने पर गंजे ने झूठ बोला कि यह सिर्फ पहाड़ी से गिरने की वजह से हुआ है। इसके बाद जैक तुरंत इलाज में लग गया, लेकिन जब उसने गंजे को मदद के लिए पुकारा तो वह पहले ही वहां से गायब हो चुका था। वह अकेले वापस उसी बंकर के पास लौट आया और जोर जोर से रोने लगा। उसी वक्त अंदर से हल्की रोशनी चमकी, मानो टापू उसे शांत करने की कोशिश कर रहा हो। उसी समय सैम भी होश में आ गया। उसने जैक को बताया कि उन्हें जंगल के अंदर एक सीक्रेट बंकर मिला है। जैक उससे और कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही सैम दोबारा बेहोश हो गया। तभी जैक की नजर सैम की सूजी हुई टांगों पर पड़ी। उन्हें देखकर लग रहा था कि ये चोट पहाड़ी पर से गिरने की नहीं है, लेकिन गंजे ने बताया था कि वह पहाड़ी से गिरा था, इसलिए जैक असली बीमारी पहचान नहीं पाया और गलत इलाज कर बैठा। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही देर बाद सैम की मौत हो गई। किस्मत से अगले दिन ऐना के बच्चे का जन्म भी हो गया, लेकिन हैरानी की बात थी कि गंजा अभी भी कैंप में वापस नहीं आया था। अंतिम संस्कार के दिन ही वह खून से लथपथ हालत में वापस लौटा। उसने बताया कि उसने सभी से जानबूझकर विमान के गिरने की बात छुपाई थी। यह सुनते ही जैक का गुस्सा फूट पड़ा। उसे एहसास हुआ कि अगर वो ये बात पहले बता देता तो आज सैम जिंदा होता। गुस्से में उसने तुरंत गंजे आदमी का गला पकड़ लिया। हालात बिगड़ते देख बाकी लोग बीच में कूद पड़े और किसी तरह दोनों को अलग कर दिया, जिससे बाल बाल गंजे की जान बच गई। जैक को शांत करने के बाद कर्ली पूछताछ के बहाने गंजे आदमी को जंगल के अंदर ले गया। तभी बातचीत के दौरान कर्ली को एक और बड़े सच का पता चला। दरअसल पहले जब कर्ली पहाड़ी पर वायरलेस सिग्नल भेज रहा था, उस समय उसे बेहोश करके डिवाइस तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि गंजा ही था। ये सुनते ही कर्ली का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत गंजे की तरफ बंदूक तान दी। गंजा घबराकर सफाई देते हुए कहने लगा कि वह सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि रेडियो सिग्नल की वजह से उनकी लोकेशन उजागर हो जाती, और अगर ऐसा होता तो जंगल में घूम रहा वह रहस्यमयी राक्षस सीधे उन तक पहुंच सकता था। उसकी बात सुनकर कर्ली कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन जब कर्ली ने उस रहस्यमयी बंकर के बारे में पूछा तो गंजा अब सच छुपा नहीं सका। वो मजबूर होकर जैक और कर्ली को उस बंकर के पास ले गया। बंकर तक पहुंचते ही जैक हैच खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कर्ली ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अंदर कौन सा खतरा छिपा है और बिना तैयारी के उसे खोलना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए फिलहाल उनके लिए सबसे जरूरी काम इस टापू से निकलना है। अच्छी बात यह थी कि सभी ने मिलकर एक नाव भी तैयार कर ली थी, लेकिन समुद्र में
उतरने से ठीक पहले बच्चे को कुछ अजीब दिखाई दिया। सभी ने गौर से देखा तो द्वीप के बीचों बीच अचानक काला धुआं उठता नजर आया। उसी समय एक अनजान औरत जंगल से बाहर निकल आई। उसका नाम लीसा था। उसने बताया कि यह काला धुआं दरअसल हमले का संकेत है। अगर ये एक बार भी दिखाई दे जाए तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, या तो कहीं छुप जाओ या फिर मौत का इंतजार करो। लीसा की बात सुनते ही सभी लोग डर से कांप उठे। जैक तुरंत सबको बचाने का कोई रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन समस्या यह थी कि उनकी टीम में कुल 46 लोग थे। इतने बड़े ग्रुप को जंगल में छिपाना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से किसी को यह भी नहीं पता था कि उनकी तरफ बढ़ रहा दुश्मन आखिर कौन है। सभी लोग घबराए हुए थे कि तभी जैक के दिमाग में एक ख्याल आया। वह तुरंत लिसा को साथ लेकर उस रहस्यमयी बंकर की तरफ निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद लिसा हैच खोलने में उसकी मदद कर सकती है, ताकि जरूरत पड़ने पर सभी लोग बंकर में घुसकर अपनी जान बचा लें। लेकिन लिसा ने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता था जहां शायद उन्हें विस्फोटक मिल सकते हैं, और अगर वो मिल गए तो उन्हीं की मदद से बंकर का हैच उड़ाया जा सकता है। ये सुनते ही सभी लोग तुरंत वहां निकलने की तैयारी में जुट गए। लेकिन रवाना होने से ठीक पहले नॉरिस नाम का एक आदमी जैक के पास आया। उसने बताया कि वह एक केमिस्ट्री टीचर है और विस्फोटकों में मदद कर सकता है। जैक ने उसकी बात मान ली। इसके बाद 6 लोगों की टीम वहां से रवाना हो गई। काफी देर तक चलते रहने के बाद लिसा अचानक रुक गई। उसने चेतावनी दी कि आगे का इलाका बेहद खतरनाक है। उसने बताया कि उसके पुराने साथी भी इसी जगह मारे गए थे। यह सुनते ही नॉरिस घबराकर वापस भागने लगा, लेकिन जैक ने उसे रोककर विस्फोटकों के बारे में पूछा। पर नॉरिस पर अब डर पूरी तरह हावी हो चुका था। वह बस इतना कहकर वहां से चला गया कि सामान को संभाल कर रखना। गुस्से में होने के बावजूद भी जैक कुछ कर नहीं सका। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे पहाड़ी रास्ता फिसलन भरा हो गया। तभी अचानक एक अजीब आवाज गूंजी और सबकी नजरें सामने जा टिकी। दरअसल वह नॉरिस था, जो रास्ता भटक कर वापस लौट आया था। उसे देखकर सभी ने राहत की सांस ली ही थी कि अगले ही पल हालात पूरी तरह बदल गए, क्योंकि वह रहस्यमयी राक्षस अचानक वहां प्रकट हो गया। यह देखते ही सभी लोग जान बचाकर भागने लगे, मगर गंजा आदमी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उधर दूसरी तरफ लिसा और बाकी लोग घनी झाड़ियों में जाकर छिप गए, जिससे कुछ ही देर में वह डरावनी आवाज बंद हो गई। अब सिर्फ भारी कदमों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल जीव उनके बेहद करीब घूम रहा हो। कुछ सेकंड बाद वह आवाज भी धीरे धीरे गायब हो गई। सब कुछ शांत होते ही सभी लोग दोबारा एक जगह इकट्ठा हो गए। उधर नॉरिस की सारी बहादुरी भी अब निकल चुकी थी, इसलिए वो वापस लौटने के बजाय मजबूरी में टीम के साथ ही आगे बढ़ने लगा। लंबे सफर के बाद वे सब एक पुराने और सुनसान समुद्री डाकू जहाज के पास पहुंचे, जो खतरनाक विस्फोटकों से भरा हुआ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि समुद्र तट से लगभग 4 किलोमीटर दूर ये जहाज आखिर जंगल के अंदर कैसे पहुंचा, लिसा के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। रास्ता दिखाने के बाद वह वहीं से वापस लौट गई। इसके बाद गंजा आदमी जैक के साथ अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा देखकर दोनों एक पल के लिए घबरा गए, क्योंकि चारों तरफ जंजीरों और बेड़ियों से बंधे हुए कंकाल पड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह कोई गुलामों को ढोने वाला पुराना जहाज हो। इसी बीच जैक ने जहाज के अंदर मौजूद एक कमरे का दरवाजा खोला और वहां उसे विस्फोटकों से भरा एक बक्सा मिल गया। लेकिन जैसे ही वे उसे उठाकर बाहर लाने लगे, तभी नॉरिस दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने तुरंत दोनों को वहीं रुकने को कहा, क्योंकि उसके मुताबिक बक्से के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन रखी हुई थी, जो हल्के से झटके में भी फट सकती थी। इसलिए नॉरिस ने उन्हें सही तरीका समझाया। सबसे पहले उसने बेहद सावधानी से विस्फोटक को दोनों तरफ से उठाया, फिर अपनी शर्ट को पानी में भिगोकर उसे पूरी तरह गीला किया। इसके बाद उसने बड़े ध्यान से विस्फोटक को उस गीली शर्ट में लपेट दिया, ताकि गर्मी की वजह से वे फट न जाए। उसकी समझदारी देखकर साफ लग रहा था कि वह सच में काफी स्मार्ट है। वाकई नॉरिस काफी स्मार्ट था। नॉरिस की गलती से सीखकर जैक और गंजे आदमी ने बड़ी सावधानी से सारे जरूरी विस्फोटक अपने बैगों में रख लिए। इसके बाद चारों लोग बंकर की ओर लौटने लगे। रास्ते में अचानक जैक की नजर झाड़ियों के बीच उठते काले धुएं पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, इसलिए उसने तुरंत कैट से पूछा, लेकिन कैट को भी वही चीज दिखाई दे रही थी। खतरा भांपते ही दोनों तेजी से वहां से भागने लगे, मगर तब तक उस रहस्यमयी राक्षस की नजर उन पर पड़ चुकी थी। अगले ही पल कई सारे पेड़ जड़ों समेत उखड़ने लगे। यह नजारा देखकर सभी बुरी तरह घबरा गए और जान बचाकर भागने लगे। लेकिन गंजा आदमी भागने के बजाय खुश होकर सीधे राक्षस की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर जैक उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वह राक्षस जमीन फाड़कर बाहर निकला और गंजे आदमी को अपने साथ घसीटते हुए नीचे खींचने लगा। लेकिन जैक ने समय रहते गंजे आदमी का हाथ पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत लगाकर गंजे को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उस राक्षस की ताकत किसी इंसान से कई गुना ज्यादा थी। जैक लाख कोशिशों के बावजूद उसे बाहर नहीं खींच पा रहा था। हालात बिगड़ते देख जैक ने तुरंत कैट से विस्फोटक को गड्ढे में फेंकने को कहा। कुछ ही सेकंड बाद अंदर से जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी और आखिरकार राक्षस ने गंजे आदमी को छोड़ दिया। इसके बाद वह काले धुएं के गुब्बार में बदलकर वहां से गायब हो गया। अजीब बात यह थी कि मौत के मुंह से बच निकलने के बाद भी गंजा खुश नहीं था, बल्कि वह
वह राक्षस को नुकसान पहुंचाने के लिए जैक पर गुस्सा कर रहा था। उधर दूसरी तरफ सबने मिलकर नाव को समुद्र में उतार दिया। लकड़ियों की उस नाव पर माइकल, उसका बेटा वॉल्ट, जेम्स और कोरियाई आदमी सवार थे। वे सभी मदद की तलाश में टापू से निकले थे। जब काफी लंबे सफर के बाद रात हुई, तभी जेम्स की नजर दूर गुजरते एक जहाज पर पड़ी। ये देखकर सभी के अंदर उम्मीद की किरण जाग उठी। उन्होंने बिना देर किए तुरंत सिग्नल फ्लेयर दाग दिया। लाल फ्लेयर को देखते ही वो जहाज सचमुच उनकी ओर बढ़ने लगा। ये देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि अब वे सब आखिरकार घर लौट पाएंगे। लेकिन तभी हालात अचानक पूरी तरह बदल गए, क्योंकि जहाज पर मौजूद लोग उनकी मदद करने नहीं आए थे। असल में उनका मकसद नाव पर मौजूद बच्चे को अपने साथ ले जाना था। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि बच्चे को उनके हवाले कर दिया जाए, वरना वे सभी को मार डालेंगे। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये लोग कौन हैं और बच्चे को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं। हालात बिगड़ते देख जेम्स ने बच्चे को बचाने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ कमर पर टंगी पिस्तौल की ओर बढ़ाया। अगले ही पल अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। यह देखते ही जेम्स ने बिना देर किए गोली चला दी, लेकिन अंधेरे की वजह से उसका निशाना चूक गया और जवाबी फायरिंग में वह सीधे समुद्र में जा गिरा। ये देखकर कोरियाई आदमी तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा, पर उन्होंने माइकल को भी धक्का देकर समुद्र में फेंक दिया। फिर वे बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। निकलते समय उन्होंने एक बम फेंका, जिससे नाव पूरी तरह तबाह हो गई। समुद्र में तैरता माइकल बस बेबस होकर ये सब देखता रह गया। उसकी आंखों के सामने उसका बेटा उसे दूर ले जाया जा रहा था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। उधर दूसरी तरफ जैक के मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था कि आखिर गंजा आदमी इतने समय से उस रहस्यमयी राक्षस को लेकर इतना बेचैन क्यों है। आखिरकार उसने सीधे उससे पूछ ही लिया कि क्या वह उस रहस्यमयी चीज को बचाना चाहता है। यह सवाल सुनते ही गंजे आदमी ने आखिरकार सच्चाई बता ही दी। उसका कहा हो था कि प्लेन क्रैश कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि हमारी किस्मत थी। उसके मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता तो हवा में टूट चुके विमान से इतने लोग जिंदा कैसे बच सकते थे। उसने आगे कहा कि सैम की मौत भी यूं ही नहीं हुई थी और टापू पर उठने वाला काला धुआं भी महज एक संयोग नहीं था, बल्कि इन्हीं घटनाओं की वजह से वे उस समुद्री जहाज तक पहुंच पाए थे। उसका मानना था कि ये सारी घटनाएं उन्हें बंकर खोलने की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन जैक को उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि यह सब उसका ख्यालीपन है। बात न मानते देख गंजे आदमी ने भी बहस नहीं की। इसके बाद चारों लोग हैच के पास पहुंच गए और वहां विस्फोटक लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बम के साथ फ्यूज भी बिछा दिया गया। जब लग रहा था कि अब सब कुछ तैयार हो चुका है, तभी अचानक मोटे आदमी के हाथ से टॉर्च फिसल कर नीचे गिर गई। वह जैसे ही उसे उठाने के लिए झुका, तभी उसकी नजर हैच पर लिखे उन्हीं मिस्टीरियस नंबरों पर पड़ी जो उसने पहले लॉटरी टिकट और उस अजीब कागज पर देखे थे। उन्हें देखते ही उसे एहसास हो गया कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। घबराकर उसने तुरंत गंजे आदमी को हैच खोलने से मना किया, लेकिन गंजे आदमी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने बिना देर किए फ्यूज में आग लगा दी और चिंगारी तेजी से हैच की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर मोटा अपनी जान की परवाह किए बिना फ्यूज को पैरों से बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चिंगारी अब विस्फोटक के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। तभी जैक ने खतरा भांप लिया और धमाके से ठीक पहले मोटे को बचा लिया। धमाका इतना भयानक था कि आग की लपटें आसमान तक उठ गईं। कुछ देर बाद जब धुआं धीरे धीरे छठा तो सभी ने देखा कि हैच का दरवाजा पूरी तरह तबाह हो चुका था। इसके बाद जैसे ही जैक और गंजे आदमी ने हैच के अंदर झांका, तब दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने एक गहरी और रहस्यमयी सुरंग थी, जिसकी सीढ़ियां अंधेरे में नीचे की ओर जाती जा रही थी। और इसी प्लॉट ट्विस्ट के साथ हमारी कहानी का पार्ट 2 यही खत्म हो गया। लेकिन अब जो पार्ट 3 होगा वह इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सुरंग के भीतर से कुछ ऐसी भयानक चीजें सामने आएगी जिन्हें देखकर वहां मौजूद लोगों का दिल दहल उठेगा। अगर आप इसका पार्ट 3 देखना। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंतरिक्ष की गहराइयों को चीरता हुआ आग के एक विशाल गोले जैसा एक स्पेसशिप पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उस समय साल था 1914, यानी वाइकिंग्स का युग। जैसे ही यह स्पेसशिप पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, पूरा आसमान लाल रंग से भर जाता है। एक भयानक धमाके के साथ वह नॉर्वे की एक विशाल और गहरी झील के बीचों बीच आकर गिरता है। आसपास के जंगलों में मौजूद सभी जानवर डरकर भागने लगते हैं। स्पेसशिप धीरे धीरे झील के पानी में डूब जाता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद पानी की सतह पर 2 लोग दिखाई देते हैं। दोनों ने बेहद अजीब और अत्याधुनिक स्पेस सूट पहन रखे थे। इनमें से एक था हमारी कहानी का नायक केनन। केनन बड़ी मुश्किल से अपने साथी को पानी से बाहर किनारे तक खींच कर ले आता है, लेकिन अफसोस स्पेसशिप क्रैश होने के दौरान लगी चोटों की वजह से उसका साथी मर चुका था। केनन अपने मृत दोस्त को देखकर चुपचाप खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर गहरी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ आ जाता है कि इस अजनबी ग्रह पर अब वह बिल्कुल अकेला है। थकान और सदमे की वजह से वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ समय बाद केनन की आंख खुलती है। वह झील में तैरती हुई एक कंप्यूटर यूनिट को देखता है और उसे बाहर निकाल लेता है। जब वह सिस्टम को चेक करता है, तब कंप्यूटर उसे बताता है कि आसपास कोई भी स्पेसशिप मौजूद नहीं है जो उसकी मदद के लिए आ सके। इसका मतलब साफ था,
इस ग्रह से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। कैनन समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ जिंदा रहना है तो उसे इस दुनिया के लोगों और उनकी भाषा को समझना होगा। वह अपने कंप्यूटर की मदद से एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया शुरू करता है। उस प्रक्रिया के दौरान इस ग्रह की भाषा, संस्कृति और ज्ञान सीधे उसके मस्तिष्क में डाउनलोड किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी दर्दनाक थी कि उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि कैनन कितनी तकलीफ सह रहा है। इसके बाद वह अपने टूटे हुए स्पेसशिप के मलबे से कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करता है। उसे एक खास तरह की बंदूक भी मिलती है। खुशकिस्मती से वह अभी भी काम कर रही थी। कैनन फैसला करता है कि अब उसे आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले वह अपने मृत साथी को पत्थरों से एक सम्मानजनक कब्र देता है। भले ही वह किसी दूसरे ग्रह का निवासी था, लेकिन उसकी भावनाएं बिल्कुल इंसानों जैसी थीं। जंगल के बीच से चलते हुए कैनन आखिरकार एक गांव के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह जाता है। पूरा गांव तबाह हो चुका था, घर जल चुके थे, चारों तरफ मौत और बर्बादी का माहौल था। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां किसी तलवारबाजी या युद्ध के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल दानव या जंगली राक्षस ने पूरे गांव को नष्ट कर दिया हो। यहाँ तक कि गांव के पास पड़ी एक विशाल व्हेल की लाश देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि हमला करने वाला जीव कितना शक्तिशाली था। कैनन को अचानक महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता। कुछ ही देर में घुड़सवार योद्धाओं का एक दल उसे चारों तरफ से घेर लेता है। ये थे वाइकिंग योद्धा। उनका नेता था उल्फ्रिक। उल्फ्रिक एक ही वार में कैनन को बेहोश कर देता है। इसके बाद वे उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। इस संघर्ष के दौरान कैनन की सबसे बड़ी उम्मीद भी उससे छिन जाती है। उसकी शक्तिशाली बंदूक नदी के पानी में गिरकर खो जाती है। अब उसके पास बचाव का कोई साधन नहीं बचा था। उल्फ्रिक कैनन को लेकर अपने गांव वापस लौटता है। इस गांव का नाम था हीरोट। पूरा गांव विशाल लकड़ी की दीवारों से घिरा हुआ था ताकि बाहरी दुश्मन आसानी से अंदर न आ सकें। यहीं हमारी मुलाकात होती है गांव के राजा रौथगार और उनकी बहादुर बेटी फ्रेया से। फ्रेया कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, वह तलवार चलाने में बेहद निपुण थी। हम देखते हैं कि वह अपने पिता के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रही है। उल्फ्रिक, जिसने कैनन को पकड़कर लाया था, फ्रेया से विवाह करना चाहता था। उसका सपना था कि एक दिन वह इस गांव का राजा बने, लेकिन फ्रेया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसकी नजर में उल्फ्रिक एक घमंडी और अहंकारी आदमी था। जब उल्फ्रिक बंदी बने कैनन को गांव के बीचों बीच लाता है, तब सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। उसके कपड़े और उसका रूप उन लोगों के लिए बिल्कुल अलग था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद उल्फ्रिक उसे पूछताछ के लिए एक झोपड़ी में ले जाता है। वह जानना चाहता था कि कैनन कौन है और कहां से आया है। कैनन बहुत समझदार था। वह जानता था कि अगर उसने सच बता दिया कि वह अंतरिक्ष से आया है तो लोग उसे पागल समझेंगे या फिर मार डालेंगे। इसलिए वह झूठ बोलता है। वह कहता है, मेरा नाम कैनन है, मैं उत्तर दिशा के एक द्वीप से आया हूँ, मैं यहाँ एक ड्रैगन का शिकार करने आया हूँ। यह सुनकर उल्फ्रिक और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि कैनन कोई ड्रैगन हंटर हो सकता है। उल्टा वे सोचते हैं कि शायद यह पास के तबाह हुए गांव का कोई आदमी है या फिर किसी दुश्मन का जासूस। कैनन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वाइकिंग योद्धा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। वे उसे लोहे की जंजीरों से बांध देते हैं। रात होने के बाद कैनन जंजीरों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वह एक गर्म लोहे की छड़ की मदद से अपनी बेड़ियां पिघलाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय वहां फ्रेया आती है। वह कैनन के घावों का इलाज करने आई थी। फ्रेया जब उसकी आंखों में देखती है तो उसे महसूस होता है कि यह आदमी साधारण नहीं है। वह कैनन से पूछती है कि क्या पास वाले गांव को उसी ने नष्ट किया है। कैनन बिना किसी झिझक के कहता है कि उसका इस विनाश से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वह पूरी सच्चाई भी नहीं बताता। कुछ देर बाद कैनन अचानक मौका देखकर फ्रेया को धक्का देता है, फिर पहरेदार पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करता है। लग रहा था कि वह सफल हो जाएगा, लेकिन तभी पूरे गांव में खतरे की घंटी बजने लगती है। एक ही पल में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि शायद पड़ोसी गांव का राजा गुनार अपनी सेना लेकर हमला करने आ गया है। उल्फ्रिक और उसके योद्धा तुरंत हथियार लेकर बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब वे गांव के बाहर पहुंचते हैं तो वहां कोई सैनिक दिखाई नहीं देता। कोई इंसान नहीं, कोई सेना नहीं, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे के भीतर से आ रही थी एक अजीब और डरावनी गर्जना। गांव के अस्तबल में जहां घोड़े रखे जाते थे, एक भयानक जीव छिपा हुआ था। यह कोई साधारण जानवर नहीं था, यह था मुरवेन, वही जीव जो कैनन के स्पेसशिप में छिपकर इस दुनिया तक पहुंच गया था। कुछ ही सेकंड में वह एक पहरेदार पर टूट पड़ता है। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठती है। दानव उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले जाता है। कैनन जैसे ही उस जीव को देखता है, उसका चेहरा बदल जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसका सबसे बड़ा डर सच हो चुका है। वह जोर से चिल्लाता है, वह मुरवेन है, उसी को मैं ढूंढ रहा था। लेकिन उस समय कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। सब लोग दहशत में थे।
उल्टा भागने की कोशिश करने के कारण लोग कैनन को फिर से पकड़ लेते हैं। इस बार उसे एक बड़े पत्थर से मजबूती से बांध दिया जाता है। अगली सुबह पूरे गांव में डर का माहौल था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि पिछली रात हमला किस चीज ने किया था। उसी समय गांव का एक छोटा अनाथ लड़का एरिक कैनन के पास आता है। वह चुपचाप उसे रोटी खाने के लिए देता है। एरिक की मासूमियत देखकर कैनन भावुक हो जाता है। उसे अपना अतीत याद आने लगता है। अपने ग्रह पर उसका भी एक परिवार था, लेकिन मूरवेन प्रजाति के हमलों ने सब कुछ छीन लिया था। कुछ समय बाद गांव का राजा रोथगार कैनन को अपने पास बुलाता है। राजा उससे पूछता है कि पिछली रात वह किस चीज के बारे में बात कर रहा था। अब पहली बार कैनन सच बताने का फैसला करता है। वह कहता है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं है, यह बेहद खतरनाक शिकारी है। यह रोशनी का इस्तेमाल करके अपने शिकार को भ्रमित करता है। इसके शरीर की चमड़ी इतनी मजबूत है कि सामान्य हथियार इससे टकराकर बेकार हो जाते हैं। फिर वह यह भी स्वीकार करता है कि यह दानव उसी की वजह से यहाँ आया है। राजा रोथगार को महसूस होता है कि कैनन सच बोल रहा है, लेकिन उल्फ्रिक अब भी उस पर भरोसा नहीं करता। वह चाहता था कि कैनन को तुरंत मार दिया जाए। फिर भी राजा रोथगार उसे एक मौका देने का फैसला करता है। कैनन उन्हें चेतावनी देता है, अगर हमने अभी इसे नहीं रोका तो यह पूरे गांव को खत्म कर देगा। इसके बाद एक शिकार अभियान की तैयारी शुरू होती है। कैनन भी उनके साथ जाना चाहता है। उसे एक घोड़ा दिया जाता है, लेकिन उसी समय फ्रेया उसके पास आती है। वह पिछली रात के व्यवहार के लिए कैनन को एक जोरदार मुक्का मारती है। इसके बाद सभी लोग जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। राजा रोथगार, उल्फ्रिक, कैनन और कई बहादुर योद्धा। चूंकि कोई भी कैनन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था, इसीलिए उसे कोई हथियार नहीं दिया गया। उस पर लगातार नजर रखी जाती है। जंगल के भीतर जाते हुए उन्हें कई भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। पेड़ों पर लटकी हुई इंसानी लाशें, कटी हुई घोड़ों की गर्दनें और चारों तरफ मौत की गंध। हर कोई डर के साए में आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वे एक बड़ी गुफा के सामने पहुंचते हैं। गुफा के भीतर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। सभी को यकीन हो जाता है कि यही उस दानव का ठिकाना है। बहादुरी दिखाते हुए सभी लोग गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें जो दिखाई देता है वह बिल्कुल अलग था। वह कोई एलियन दानव नहीं था, बल्कि एक विशाल और बेहद क्रोधित भालू था। भालू तुरंत उन पर हमला कर देता है। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। वाइकिंग योद्धा अपनी तलवारों और भालों से उसका मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन भालू की ताकत बहुत ज्यादा थी। लड़ाई के दौरान कई योद्धा घायल हो जाते हैं। उसी समय कैनन अपनी बुद्धिमानी और साहस का इस्तेमाल करता है। वह सही मौके पर हमला करके उस विशाल भालू को मार गिराता है। भालू के मरते ही सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि गांव पर हमला करने वाला यही जानवर था। राजा रोथगार कैनन की बहादुरी से प्रभावित हो जाते हैं। वह उसकी जंजीरें खुलवा देते हैं। अब कैनन कैदी नहीं रहा, वह एक आजाद इंसान था। भालू को मारने की खुशी में गांव में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया जाता है। चारों तरफ खाने पीने का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गाना गा रहे थे और जीत का जश्न मना रहे थे। अब कैनन भी वाइकिंग्स के कपड़ों में दिखाई देता है। गांव वाले पहली बार उसे अपने बीच स्वीकार करना शुरू करते हैं। उत्सव के दौरान छोटा एरिक उसके पास आता है। कैनन वह तलवार एरिक को दे देता है जिससे उसने भालू को मारा था। एरिक बेहद खुश हो जाता है, यहाँ तक कि उल्फ्रिक भी पहली बार कैनन की बहादुरी का सम्मान करता है। दोनों एक साथ शील्ड गेम में हिस्सा लेते हैं। धीरे धीरे कैनन गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने लगता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद उसे अपना नया परिवार मिल गया है, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था। उसे पूरा यकीन था कि जिस जीव ने उसके ग्रह को तबाह किया था वह कोई साधारण भालू नहीं हो सकता। उत्सव के बीच वह फ्रेया को अलग ले जाकर कहता है, तुम लोग गलती कर रहे हो। भालू वह दानव नहीं था। मूरवेन अभी भी जिंदा है और वह फिर से वापस आएगा। गांव के लोग अभी भी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। चारों तरफ हंसी, संगीत और खुशियों का माहौल था। लेकिन उसी समय अचानक सब कुछ बदल जाता है। अंधेरे को चीरते हुए जलते हुए तीर गांव की ओर आने लगते हैं। कुछ ही पलों में गांव का मुख्य द्वार टूट जाता है और उसके अंदर घुस आती है एक खूंखार सेना। इन योद्धाओं का नेतृत्व कर रहा था गुनार। गुनार को यकीन था कि राजा रोथगार ने उसके गांव को नष्ट किया है। वह मानता था कि उसके परिवार और उसके लोगों की मौत के पीछे रोथगार का हाथ है, इसीलिए वह बदला लेने आया था। कुछ ही सेकंड में उत्सव का माहौल एक खूनी युद्ध में बदल जाता है। एक तरफ गुनार की सेना थी और दूसरी तरफ रोथगार के योद्धा। तलवारों की टक्कर और लोगों की चीखों से पूरा गांव गूंज उठता है। कैनन भी इस युद्ध में उतर जाता है। वह फ्रेया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है। युद्ध के दौरान गुनार सीधे राजा रोथगार तक पहुंच जाता है। वह राजा को जमीन पर गिरा देता है, फिर अपनी तलवार उठाकर अंतिम वार करने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी समय कैनन वहां पहुंच जाता है। वह रोथगार की जान बचा लेता है। हालांकि गुनार के सैनिक उसे वहां से जबरदस्ती पीछे खींच लेते हैं। पीछे हटते हुए गुनार चिल्लाकर कहता है, मैं फिर वापस आऊंगा और अगली बार तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गुनार और उसके बचे हुए सैनिक जंगल की ओर भाग जाते हैं। उन्हें लगता था कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जंगल के अंधेरे में उनसे भी बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है।
भागते भागते गुनार के दल का एक आदमी कुछ देर के लिए बाकी लोगों से अलग हो जाता है। वह झील के किनारे पहुंचता है। तभी झील के काले पानी के भीतर हलचल होती है। अगले ही पल पानी से निकलता है मूरवेन। उससे पहले कि वह आदमी कुछ समझ पाता, दानव उसे निगल जाता है। उसकी चीख कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती है। इसके बाद मूरवेन गुनार के बाकी लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है। एक एक करके सैनिक गायब होने लगते हैं। गुनार के लोगों को लगता है कि शायद रौदगार के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अंधेरे के बीच अचानक लाल और नीली रोशनी चमकने लगती है। मूरवेन अपने शरीर से निकलने वाली रोशनी का इस्तेमाल कर रहा था। वह अपने शिकार को भ्रमित कर देता था और फिर उन्हें आसानी से मार डालता था। अब गुनार और उसके साथी बुरी तरह डर चुके थे। जान बचाने के लिए वे दोबारा हीरोड गांव की ओर भागते हैं। गांव पहुंचते ही वे चिल्लाने लगते हैं, हमें अंदर आने दो, वह इंसान नहीं है, वह कोई शैतान है। लेकिन उल्फ्रिक को लगता है कि यह गुनार की कोई नई चाल है। वह अपने तीरंदाजों को हमला करने का आदेश देता है। तभी केनन जोर से चिल्लाता है, नहीं, उन्हें मत मारो, असल दुश्मन वे नहीं हैं। केनन खुद गांव का दरवाजा खुलवाता है। गुनार और उसके कुछ बचे हुए साथी किसी तरह अंदर आ जाते हैं और तभी जंगल की सीमा पर फिर से वही लाल और नीली रोशनी दिखाई देती है। पूरा गांव एकदम शांत हो जाता है। सभी लोग सांस रोककर उस दिशा में देखने लगते हैं। कुछ ही सेकंड बाद अंधेरे से बाहर निकलता है मूरवेन। इस बार हर कोई उसे साफ साफ देख रहा था। उसका विशाल शरीर, उसकी लंबी और खतरनाक पूंछ, उसकी चमकती हुई आंखें और उसकी डरावनी गर्जना। अब किसी को भी केनन की बात पर शक नहीं था। सभी समझ चुके थे कि वही असली दुश्मन है। खतरे के सामने पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है। अब गुनार, उल्फ्रिक और रौदगार एक ही मेज पर बैठे थे। केनन उन्हें समझाता है कि खुले मैदान में इस दानव से लड़ना आत्महत्या होगी। इसकी चमड़ी लोहे के कवच से भी ज्यादा मजबूत है और इसकी रफ्तार बिजली जैसी है। अगर इसे हराना है तो ताकत से नहीं, दिमाग से हराना होगा। इसके बाद केनन एक बड़ी योजना बताता है। वह कहता है कि गांव के प्रवेश द्वार के सामने एक विशाल गड्ढा खोदा जाएगा। उस गड्ढे के अंदर नुकीले लकड़ी के खंभे लगाए जाएंगे। फिर पूरे गड्ढे को तेल से भर दिया जाएगा। जब मूरवेन उस गड्ढे में गिरेगा तब उसमें आग लगा दी जाएगी। उल्फ्रिक को यह योजना पसंद नहीं आती। उसे अब भी केनन पर पूरा भरोसा नहीं था। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। लेकिन राजा रौदगार बीच में आकर उन्हें रोक देते हैं। वह कहते हैं, हम वही करेंगे जो केनन कह रहा है। उसने हमारी जान बचाई है। उसके बाद पूरे गांव में तैयारी शुरू हो जाती है। बूढ़े, बच्चे, औरतें और योद्धा सभी लोग मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं। विशाल गड्ढा खोदा जाता है, तेल इकट्ठा किया जाता है, लकड़ियां जमा की जाती हैं। इस मुश्किल समय में केनन गांव का एक हिस्सा बन जाता है। राजा रौदगार सार्वजनिक रूप से उसे गांव का सदस्य घोषित कर देते हैं। युद्ध की तैयारी के बीच एक शांत पल भी आता है। एक रात फ्रेया केनन के लिए खाना लेकर आती है। दोनों आग के पास बैठकर बात करते हैं। फ्रेया उससे पूछती है कि मूरवेन आखिर कहां से आया है और वह उससे इतनी नफरत क्यों करता है। कुछ देर चुप रहने के बाद केनन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताता है। वह कहता है, असल में हम ही खलनायक हैं। मूरवेन अपनी दुनिया में शांति से रहते थे, लेकिन हमारी सभ्यता नए ग्रहों पर कब्जा करती थी। हम नई दुनिया खोजते थे और फिर उन्हें अपना बना लेते थे। जब हम उनके ग्रह पर पहुंचे तो हमें वह जगह पसंद आ गई। इसलिए हमने वहां के मूल निवासियों को खत्म करना शुरू कर दिया। हमने पूरे ग्रह पर बम बरसाए, उनकी प्रजाति को मिटा दिया ताकि हम वहां अपने शहर बना सकें। ये कहते हुए केनन की आंखें भर आती हैं। वह आगे कहता है, एक दिन जब मैं मिशन पर बाहर था तब एक मूरवेन जिंदा बच गया था। उसने हमारी पूरी कॉलोनी पर हमला कर दिया। वह मेरे स्पेसशिप में छिप गया और जब मैं वापस लौट रहा था तब उसने जहाज के अंदर हमला कर दिया। उसी हमले की वजह से मेरा स्पेसशिप दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी हादसे में मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भी मारे गए। फ्रेया ये सुनकर कुछ देर तक चुप रहती है। वह समझ जाती है कि केनन कितने दर्द के साथ जी रहा है। फिर वह उससे कहती है, शायद जो हुआ वह गलत था, लेकिन वह तुम्हारा फैसला नहीं था। तुम सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे। खुद को माफ करना सीखो। इसके बाद फ्रेया अपने परिवार की विरासत में मिली तलवार केनन को देती है। यह उसके दादा की तलवार थी। वाइकिंग्स के लिए यह बहुत बड़े सम्मान की निशानी थी और अब पहली बार केनन को महसूस होता है कि वह सचमुच इस दुनिया का हिस्सा बन चुका है। आखिरकार वह रात आ ही जाती है। पूरा गांव युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। विशाल गड्ढा तैयार था, उसमें तेल भरा जा चुका था। नुकीले लकड़ी के खंभे भी अपनी जगह पर लगाए जा चुके थे। हर योद्धा अपने हाथ में मशाल, भाला और तलवार लिए इंतजार कर रहा था। केनन और उल्फ्रिक इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले थे। दोनों गांव के बाहर खड़े होते हैं। उनका काम था मूरवेन को अपनी तरफ आकर्षित करना और उसे सीधे जाल की ओर ले आना। कुछ देर बाद केनन अपनी मशाल अंधेरे की तरफ फेंकता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक अंधेरे के भीतर लाल रोशनी चमकती है। उसके बाद नीली रोशनी दिखाई देती है और अगले ही पल मूरवेन बाहर निकल आता है। उसकी गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठती है। वह सीधे केनन और उल्फ्रिक की ओर दौड़ पड़ता है। दोनों अपनी पूरी ताकत से गांव की ओर भागते हैं।
वे तेजी से उस पुल को पार करते हैं जो गड्ढे के ऊपर बनाया गया था। योजना के अनुसार मूरवेन को उनके पीछे दौड़ते हुए सीधे गड्ढे में गिरना था, लेकिन सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं होता। मूरवेन गड्ढे के किनारे पहुंचकर रुक जाता है। वह खतरे को भांप चुका था। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तभी गांव का पुरोहित आगे बढ़ता है। वह मानता था कि यह किसी शैतानी शक्ति का काम है। वह प्रार्थना करते हुए सीधे मूरवेन की तरफ चल पड़ता है, लेकिन अगले ही पल दानव एक ही वार में उसे मार डालता है। पुरोहित की मौत से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। अब मूरवेन धीरे धीरे गांव के भीतर आने की कोशिश करने लगता है। केनन समझ जाता है कि अब इंतजार करने का समय नहीं है। वह तुरंत तेल से भरे गड्ढे में आग लगा देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा गड्ढा आग के समंदर में बदल जाता है। भयानक लपटें आसमान तक उठने लगती हैं और मूरवेन आग के भीतर गिर जाता है। सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार दानव मर गया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक आग के भीतर से एक जोरदार गर्जना सुनाई देती है। अगले ही पल मूरवेन जलती हुई आग के बीच से बाहर निकल आता है। वो जिंदा था। उसका शरीर बुरी तरह झुलस चुका था, लेकिन वह मरा नहीं था, बल्कि अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। गुस्से से पागल हुआ मूरवेन सीधे गांव के अंदर घुस जाता है और चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। घर टूटने लगते हैं, लोग चीखने लगते हैं। योद्धा एक एक करके उसके हमलों का शिकार होने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान एक और भयानक सच सामने आता है, जिसे कोई नहीं जानता था। मूरवेन अकेला नहीं था, उसका एक बच्चा भी था। जब सभी योद्धा बड़े मूरवेन से लड़ने में व्यस्त थे, तभी छोटा मूरवेन चुपचाप गांव के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां महिलाओं और बच्चों को छिपाया गया था। फ्रेया तुरंत तलवार लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह बच्चों की रक्षा करने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा मूरवेन भी बेहद खतरनाक था। कुछ ही पलों में फ्रेया मुश्किल में पड़ जाती है। ठीक उसी समय राजा रोदगार वहां पहुंचते हैं। वह अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद दानव के सामने खड़े हो जाते हैं। राजा अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन उनकी उम्र अब उनका साथ नहीं दे रही थी और दानव की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही देर में छोटा मूरवेन उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देता है। इसी बीच कैनन और उल्फ्रिक वहां पहुंचते हैं, लेकिन वे बहुत देर कर चुके थे। बड़ा मूरवेन अपने बच्चे को लेकर गांव से भाग निकलता है और पीछे छोड़ जाता है मौत और तबाही। राजा रोदगार जमीन पर पड़े थे, उनकी सांसें टूट रही थीं। फ्रेया उनके पास घुटनों के बल बैठ जाती है। कुछ ही पलों बाद राजा रोदगार दुनिया को अलविदा कह देते हैं। पूरा गांव शोक में डूब जाता है। उनका सबसे प्रिय राजा अब नहीं रहा था। सुबह होने तक गांव लगभग बर्बाद हो चुका था। कई बहादुर योद्धा मारे जा चुके थे, कई घर नष्ट हो चुके थे और हर चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। फ्रेया अपने पिता के शव के पास बैठकर रो रही थी। उल्फ्रिक खुद को दोष दे रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपने राजा की रक्षा नहीं कर पाया। कैनन समझ चुका था कि अब समय बहुत कम बचा है। मूरवेन फिर वापस आएगा और अगली बार शायद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वह एरिक और गांव के बाकी लोगों से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उन्हें नावों में बैठकर सुरक्षित जगह की ओर जाना होगा, लेकिन कैनन खुद नहीं जाएगा। उसका एक अधूरा काम बाकी था। उल्फ्रिक मानसिक रूप से टूट चुका था। वह कहता है, मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ, मैं अपने राजा को बचा नहीं सका। कैनन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम अकेले नहीं हो, हम इस कहानी का अंत साथ में करेंगे, लेकिन इस बार हम उनका इंतजार नहीं करेंगे। हम खुद उनके ठिकाने तक जाएंगे और इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कैनन जानता था कि मूरवेन किसी गहरी गुफा या भूमिगत जगह में रहते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जो दानव की चमड़ी को काट सके। साधारण लोहे की तलवारें लगभग बेकार थीं। तभी कैनन के दिमाग में एक नया विचार आता है। उसके स्पेसशिप की धातु पृथ्वी के किसी भी लोहे से हजारों गुना ज्यादा मजबूत थी। अगर उसी धातु से नया हथियार बनाया जाए तो शायद मूरवेन को मारा जा सकता था। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी और अब अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू होने वाली थी। राजा रोदगार की मृत्यु के बाद पूरा गांव गहरे शोक में डूबा हुआ था, लेकिन दुख मनाने का समय अब खत्म हो चुका था। कैनन जानता था कि अगर मूरवेन को नहीं रोका गया तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए वह और उल्फ्रिक अंतिम लड़ाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। उनकी एकमात्र उम्मीद थी स्पेसशिप की धातु से बने नए हथियार, क्योंकि सामान्य हथियार मूरवेन की मजबूत चमड़ी को भेद नहीं सकते थे। कैनन, उल्फ्रिक और फ्रेया झील की ओर रवाना होते हैं, वही झील जहां कैनन का स्पेसशिप गिरा था। झील के किनारे पहुंचकर कैनन पानी में उतर जाता है। एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री होने की वजह से वह आसानी से गहराई तक पहुंच जाता है। वह टूटे हुए स्पेसशिप के हिस्सों को खोजता है, फिर वहां से कुछ विशेष धातु के टुकड़े निकाल लेता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। झील के नीचे भी मौत उनका इंतजार कर रही थी। अचानक पानी के भीतर से एक मूरवेन कैनन पर हमला कर देता है। कैनन किसी तरह खुद को बचाता है। वह तेजी से सतह की ओर तैरता है, लेकिन इस संघर्ष के दौरान उनकी नाव टूट जाती है। हालात पूरी तरह बिगड़ जाते हैं। कैनन किसी तरह किनारे तक पहुंचता है। वह उल्फ्रिक को ढूंढ लेता है, लेकिन फ्रेया कहीं दिखाई नहीं देती। कुछ ही देर बाद उन्हें समझ में आता है कि मूरवेन फ्रेया को अपने साथ ले गया है। फ्रेया का अपहरण हो चुका था।
ये खबर सुनकर दोनों के चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था। उन्हें फ्रेया को बचाना था और साथ ही इस युद्ध को खत्म भी करना था। वे स्पेसशिप से निकाली गई धातु लेकर गांव वापस लौट आते हैं। गांव का लोहार बोरमिर अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था। जब कैनन उसे वह अजीब धातु दिखाता है तो वह हैरान रह जाता है। उसने पहले कभी ऐसी धातु नहीं देखी थी। बोरमिर पूरी मेहनत से काम में जुट जाता है। वह भट्ठी को तेज करता है। आग की लपटें और भी ऊंची होने लगती हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद वह उस धातु को आकार देना शुरू करता है। हथौड़े की हर चोट के साथ एक नया हथियार जन्म ले रहा था। आखिरकार एक विशाल और बेहद धारदार तलवार तैयार होती है। इतनी मजबूत तलवार वाइकिंग्स ने पहले कभी नहीं देखी थी। अब यही तलवार मूरवेन को मारने की उनकी आखिरी उम्मीद थी। दूसरी तरफ फ्रेया धीरे धीरे होश में आती है। जब वह आंखें खोलती है तो खुद को एक भयानक गुफा के भीतर पाती है। चारों तरफ इंसानों और जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। सड़ी हुई लाशों की बदबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। ये मूरवेन का ठिकाना था, उनका शिकार घर, उनका भोजन भंडार। यह दृश्य देखकर फ्रेया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने छोटा मूरवेन आ जाता है। वह उसे ध्यान से देखने लगता है, मानो अपने अगले शिकार का निरीक्षण कर रहा हो। उधर कैनन और उल्फ्रिक अब तैयार हो चुके थे। नई तलवार उनके पास थी। कुछ बहादुर योद्धा भी उनके साथ जाने का फैसला करते हैं। बोरमिर भी उनके साथ शामिल हो जाता है। वे एक पुराने कुएं के रास्ते नीचे उतरना शुरू करते हैं। कैनन को विश्वास था कि यही रास्ता मूरवेन की गुफा तक जाता है। धीरे धीरे वे गहराई में उतरते जाते हैं। जितना नीचे जाते हैं वातावरण उतना ही डरावना होता जाता है। आखिरकार वे एक विशाल भूमिगत गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा इतनी बड़ी थी कि किसी महल जैसी लग रही थी, लेकिन वहां का दृश्य बेहद भयावह था। गुफा के एक हिस्से में गर्म लावा उबल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सीधे नरक में उतर आए हों। यहीं उनकी मुलाकात छोटे मूरवेन से होती है, वही दानव जिसने फ्रेया का अपहरण किया था। जैसे ही वह उन्हें देखता है, हमला कर देता है। एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। छोटा होने के बावजूद वह बेहद शक्तिशाली था। उसकी रफ्तार और ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। युद्ध के दौरान कई योद्धा मारे जाते हैं। एक एक करके कैनन के साथी गिरने लगते हैं। यहाँ तक कि बोरमिर भी बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान गंवा देता है। जिस लोहार ने उनकी आखिरी उम्मीद वाली तलवार बनाई थी, वह अब हमेशा के लिए उनसे बिछड़ चुका था। अपने साथियों की मौत देखकर सभी का दिल टूट जाता है, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक गुफा के भीतर से एक आवाज सुनाई देती है। वह फ्रेया की आवाज थी। वह मदद के लिए पुकार रही थी। कैनन तुरंत समझ जाता है कि फ्रेया अभी जिंदा है। ये सुनकर उनमें नई ऊर्जा आ जाती है। वे और तेजी से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ घायल छोटा मूरवेन अब फ्रेया की ओर बढ़ रहा था। युद्ध के दौरान उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा था। अब वह लगभग अंधा हो चुका था। वह सिर्फ आवाज सुनकर हमला कर रहा था। फ्रेया जितना हो सके चुप रहने की कोशिश करती है, लेकिन दानव लगातार उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। कैनन और उल्फ्रिक वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे अभी भी काफी दूर थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फ्रेया को कैसे बचाया जाए। तभी कैनन एक जोखिम भरा फैसला करता है। वह अपनी नई तलवार पूरी ताकत से फ्रेया की ओर फेंक देता है। फ्रेया किसी तरह उसे पकड़ लेती है। उसी समय छोटा मूरवेन उसकी ओर छलांग लगाता है। फ्रेया सही समय पर तलवार उठाती है और पूरी ताकत से वार करती है। एक ही प्रहार में तलवार दानव के सिर को चीर देती है। छोटा मूरवेन वहीं ढेर हो जाता है। उसकी मौत के साथ गुफा में सन्नाटा छा जाता है। फ्रेया अब डर नहीं रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ प्रतिशोध की आग थी। कैनन और उल्फ्रिक उसके पास पहुंचते हैं। उसे सुरक्षित देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अब इस गुफा में एक और कहीं ज्यादा खतरनाक दानव मौजूद था। छोटे मूरवेन की मौत के बाद जल्द ही एक भयानक गर्जना पूरे भूमिगत इलाके में गूंज उठती है। कैनन और बाकी लोग तुरंत समझ जाते हैं कि बड़ा मूरवेन आ चुका है। दानव अपने बच्चे के मृत शरीर के पास पहुंचता है। वह कुछ क्षणों तक उसे देखता रहता है, फिर उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा क्रोध दिखाई देने लगता है। अब वह सिर्फ शिकार नहीं करना चाहता था, वह बदला लेना चाहता था। अगले ही पल वह पूरी ताकत के साथ कैनन और उसके साथियों पर हमला कर देता है। गुफा के भीतर फिर से एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। दानव का हर हमला मौत लेकर आ रहा था। कैनन, फ्रेया और उल्फ्रिक किसी तरह उसके वारों से बचते हुए पीछे हटने लगते हैं। वे जानते थे कि सीधे मुकाबले में ज्यादा देर तक टिक पाना संभव नहीं होगा, इसलिए वे गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मूरवेन लगातार उनका पीछा करता रहता है। भागते भागते वे एक ऊंचे पहाड़ी जलप्रपात के किनारे पहुंच जाते हैं। उनके सामने गहरी खाई थी और पीछे मौत बनकर खड़ा था मूरवेन। अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कैनन और फ्रेया ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उल्फ्रिक पीछे रुक जाता है। उसे समझ आ चुका था कि अगर किसी ने दानव को नहीं रोका तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वह अपनी तलवार मजबूती से पकड़ता है, फिर मूरवेन के सामने खड़ा हो जाता है। यह उसकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई थी। उल्फ्रिक पूरी बहादुरी के साथ दानव पर हमला करता है। वह लगातार उस पर वार करता रहता है, दानव को रोकने की कोशिश करता है ताकि कैनन और फ्रेया को भागने का समय मिल सके, लेकिन मूरवेन की ताकत बहुत ज्यादा थी। कुछ ही देर में वह उल्फ्रिक को जोर से उठाकर चट्टानों पर पटक देता है। उल्फ्रिक बुरी तरह घायल हो जाता है, फिर भी वह हार नहीं मानता। वह आखिरी बार उठता है
और दानव के चेहरे पर जोरदार वार करता है। उसकी इस बहादुरी की वजह से केनन और फ्रेया को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, लेकिन उल्फ्रिक की कीमत बहुत भारी थी। वह जान चुका था कि अब उसका अंत करीब है। मूरवेन अब सीधे केनन की तरफ बढ़ता है और शुरू होती है कहानी की सबसे बड़ी लड़ाई। केनन अपनी नई तलवार निकालता है। वह पूरी ताकत से दानव का सामना करता है। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष होने लगता है। फ्रेया ऊपर से उसकी मदद करती रहती है। मूरवेन कई बार केनन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन केनन हर बार बच निकलता है। एक सही मौके का इंतजार करते हुए वह लड़ता रहता है। आखिरकार उसे वह मौका मिल जाता है। वह अपनी पूरी ताकत से तलवार घुमाता है और दानव के एक हाथ को काट देता है। मूरवेन दर्द से दहाड़ उठता है। कुछ ही पलों में वह गहरी खाई में गिर जाता है। उसकी गर्जना धीरे धीरे दूर होती जाती है और फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आखिरकार युद्ध समाप्त हो चुका था। मूरवेन मर चुका था। वह दानव जिसने कई दुनियाओं को तबाह किया था, अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था। केनन और फ्रेया तुरंत उल्फ्रिक के पास वापस आते हैं। उल्फ्रिक जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। वह जानता था कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वह केनन को अपने पास बुलाता है, फिर अपने राजकीय पदक की ओर इशारा करता है। कमजोर आवाज में वह कहता है, तुम हमारे राजा बनने के योग्य हो। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है, हमारी दोस्ती बहुत देर से हुई। केनन उसकी बात सुनकर भावुक हो जाता है। वह उल्फ्रिक का हाथ पकड़ता है और कहता है, हम दोस्त हैं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। ये सुनकर उल्फ्रिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और कुछ ही क्षण बाद वह हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। जिस आदमी ने कभी केनन पर सबसे ज्यादा शक किया था, अंत में वही उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करके गया। इसके बाद केनन और फ्रेया ऊपर चढ़कर बाहर पहुंचते हैं। वहां नीचे नदी के किनारे नावों में गांव के बचे हुए लोग उनका इंतजार कर रहे थे। एरिक भी वहीं मौजूद था। जब लोग देखते हैं कि केनन और फ्रेया जिंदा लौट आए हैं, तो सभी के चेहरों पर राहत दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद केनन अकेले वापस उस जगह पर जाता है जहां उसके स्पेसशिप का मलबा पड़ा था। वह अपनी मृत पत्नी के कैप्सूल के टूटे हुए हिस्से को देखता है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है। तब हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी की मौत मूरवेन ने नहीं की थी। वह स्पेसशिप दुर्घटना में मारी गई थी। केनन अपनी पत्नी को आखिरी बार अलविदा कहता है। फिर वह अपने स्पेसशिप के कम्युनिकेशन डिवाइस के पास पहुंचता है। यही वह यंत्र था जो लगातार अंतरिक्ष में सिग्नल भेज रहा था ताकि कोई दूसरा स्पेसशिप आकर उसे बचा सके। केनन कुछ देर तक उस यंत्र को देखता रहता है। फिर वह अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार में उस डिवाइस को नष्ट कर देता है। उसने अपना फैसला कर लिया था। वह अब अपनी पुरानी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता था। वह इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि यहीं उसे दोस्त मिले थे, यहीं उसे अपना परिवार मिला था और यहीं उसे सच्चा प्यार मिला था। इसके बाद फ्रेया वाइकिंग परंपरा के अनुसार सभी वीर योद्धाओं को सम्मान देती है। फिर वह लोगों को केनन की कहानी सुनाती है। वह कहती है, एक समय था जब केनन हमारे लिए एक अजनबी था, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरी दुनिया से आया था, लेकिन आज वही हमारे लोगों का नेता है, वही हमारा राजा है। समय बीतता है। केनन और फ्रेया एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। उल्फ्रिक की मृत्यु के बाद केनन गांव की जिम्मेदारी संभाल लेता है और छोटा एरिक, जिसने सबसे पहले उसे रोटी दी थी, उसे केनन अपने बेटे की तरह पालता है। इस तरह एक अकेला अंतरिक्ष यात्री जो कभी इस दुनिया में अजनबी बनकर आया था, आखिरकार उसे अपना घर मिल जाता है। और यहीं खत्म होती है केनन और वाइकिंग्स की इस अद्भुत कहानी। अगर आप केनन की जगह होते तो क्या अपनी उन्नत दुनिया में वापस लौटते या फिर प्यार और परिवार को चुनते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही और शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन आपके लिए आने वाली है। 3 बहुत अच्छी सहेलियां सैरा, जूनो और बेथ पहाड़ों की नदी की बेकाबू लहरों के बीच राफ्टिंग का मजा ले रही थीं। वे सभी सहेलियां एडवेंचर को बहुत पसंद करती थीं और इस तरह की रोमांचक राफ्टिंग उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। राफ्टिंग का समय लगभग खत्म होने वाला था और वे धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रही थीं। नदी के किनारे सैरा की बेटी जेसिका और उसके हस्बैंड पॉल उनका इंतजार कर रहे थे। सैरा को देखते ही उसकी बेटी जेसिका बहुत खुश हो जाती है। जब तीनों किनारे पर पहुंचती हैं तो जेसिका सैरा की तरफ बढ़ती है, लेकिन सैरा का हस्बैंड पॉल सैरा की जगह जूनो पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगता है। वह जूनो का इस तरह ख्याल रखने लगता है जैसे वह उसकी गर्लफ्रेंड हो। ये बात सैरा भी नोटिस करती है, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं कहती। इसके बाद पॉल अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। सैरा भी जेसिका को लेकर उसके साथ वहां से निकल जाती है। सैरा, जेसिका और पॉल तीनों गाड़ी से घर की तरफ रवाना होते हैं। उस दिन जेसिका का बर्थडे था और इसी वजह से सैरा और जेसिका बहुत खुश थीं। लेकिन पॉल कुछ खोया खोया और चुपचाप दिखाई दे रहा था। वह किसी बात के बारे में सोच रहा था। सैरा उससे इस बारे में पूछती है, जिससे कुछ पलों के लिए पॉल का ध्यान सड़क से हट जाता है और ठीक तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। अचानक सामने से आती हुई एक जीप उनकी गाड़ी से टकरा जाती है।
इस भयानक एक्सीडेंट की वजह से जीप में रखे लोहे के पाइप गाड़ी का शीशा तोड़कर पॉल के सिर के आर पार हो जाते हैं और इस हादसे में बदकिस्मती से उसका हस्बैंड और उसकी बेटी दोनों मर जाते हैं। हॉस्पिटल में जब सैरा को होश आता है तब उसे पता चलता है कि इस एक्सीडेंट में उसकी बेटी और हस्बैंड दोनों की मौत हो गई है। यह सुनते ही पल भर में उसका बसा बसाया घर और सपनों से भरा भविष्य टूटकर बिखर जाता है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। जूनो और बेथ दोनों सैरा से मिलने इंग्लैंड से अमेरिका आती हैं। उस हादसे के बाद से सैरा अंदर से बहुत टूट चुकी थी। इसी वजह से जूनो और बेथ उसका मन अच्छा करने के लिए केव डाइविंग का प्लान बनाती हैं, यानी पुराने पहाड़ों की गहरी गुफाओं को अच्छी तरह एक्सप्लोर करना। और आमतौर पर वे सभी सहेलियां एडवेंचर करना पसंद करती थीं। बेथ सैरा को उसके घर से एपलेचियन माउंटेन नाम के एक पहाड़ की तरफ ले जाने लगती है, जहां उन्होंने केव डाइविंग का प्लान बनाया था। वे वहां बोरहम केव नाम की एक गुफा में डाइविंग करने जा रही थीं और यह गुफा काफी मशहूर थी। इससे पहले भी बहुत से लोग इस गुफा को एक्सप्लोर कर चुके थे। तीनों सहेलियां पूरे 1 साल बाद एक दूसरे से मिलती हैं। सैरा के उस एक्सीडेंट के अगले ही दिन जूनो यह शहर छोड़कर चली गई थी। इसी वजह से बेथ जूनो से नाराज थी। बेथ को लगा था कि उस मुश्किल समय में सैरा को जूनो की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वे दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थीं और जूनो को सैरा के साथ रहना चाहिए था, लेकिन उसे अकेला छोड़कर वह दूसरे शहर चली गई। बात करते करते वे दोनों एक कॉटेज के सामने पहुंचती हैं, जहां जूनो पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। कॉटेज के अंदर सैरा और बेथ की मुलाकात उनकी 2 और पुरानी फ्रेंड्स रिबेका और उसकी छोटी बहन सैम से होती है। उन्हें भी जूनो ने इस एडवेंचर में साथ चलने के लिए कहा था, इसलिए वे भी आई थीं। इसके बाद जूनो सैरा और बेथ की पहचान अपनी नई साथी हॉली से करवाती है। इसके बाद वे पूरी रात एक दूसरे से बातें करते हुए गुजारती हैं, लेकिन अचानक आधी रात को सैरा की नींद खुल जाती है। खिड़की के पास कुछ आवाज सुनकर जैसे ही वह देखने जाती है, अचानक एक लोहे का पाइप खिड़की का शीशा तोड़कर उसके सिर के आर पार हो जाता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। असल में यह एक बुरा सपना था। वह अब भी उस दिन के एक्सीडेंट को भूल नहीं पाई थी। अगली सुबह सब लोग हर तरह की तैयारी करके गुफा की तरफ रवाना होते हैं। गाड़ी से कुछ दूर जाने के बाद वे एक जगह रुकते हैं। इसके बाद गुफा तक का रास्ता उन्हें पैदल जाना होगा। सभी लोग गाड़ी से जरूरी सामान निकालकर तैयार करने लगते हैं। उनके पास उस गुफा की एक गाइड बुक भी थी, लेकिन जूनो उसे लेने की जरूरत नहीं समझती और गाइड बुक को गाड़ी में ही छोड़ देती है। इसके बाद सब लोग खुशी खुशी सामान लेकर निकल पड़ते हैं और जूनो गुफा तक जाने का रास्ता दिखाने लगती है। लेकिन यहाँ एक बात है, सभी को पता था कि वे बोरहम केव जा रही हैं, लेकिन जूनो का प्लान अलग था। वह सबको एक दूसरी अनजान पहाड़ी गुफा में ले जा रही थी, जहां आज तक कोई नहीं गया था। और ऐसा ही एडवेंचर तो जूनो और उसकी फ्रेंड्स पसंद करती थीं, लेकिन ये बात वह किसी को नहीं बताती। जंगल के रास्ते से जाते हुए वे अचानक एक मरा हुआ जानवर देखती हैं, लेकिन आमतौर पर इस जंगल में कोई खतरनाक जानवर नहीं है, इसलिए यही उनके मन में सवाल उठता है, इस जानवर का शिकार किसने किया। लेकिन खैर, क्योंकि वे एडवेंचर करने आई थीं, इसलिए ज्यादा ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाती हैं। जूनो उन्हें एक कुएं जैसे गहरे अंधेरे गड्ढे के सामने ले जाती है, जो बहुत नीचे तक था। अब यहीं से उनका एडवेंचर शुरू होता है। सबसे पहले जूनो रस्सी की मदद से नीचे उतरती है और उसके इशारे पर एक एक करके सभी नीचे उतरती हैं। वह जगह सबको काफी शानदार लग रही थी। वे उस जगह को एक्सप्लोर कर रही थीं। एक छोटे सुरंग जैसे रास्ते से वे इस पहाड़ी गुफा के बिल्कुल अंदर पहुंच जाती हैं। लेकिन यह गुफा इतनी अंधेरी थी कि लाइट और फ्लेयर ही अंदर देखने का एकमात्र सहारा था, क्योंकि सूरज की रोशनी अंदर आने की कोई जगह ही नहीं थी। इन सब चीजों को वे शुरुआत से ही कैमरा में रिकॉर्ड करना शुरू कर देती हैं। तभी वहां घूमते समय सैरा की नजर एक पत्थर पर खून लगे उंगलियों के निशान पर पड़ती है, जैसे किसी ने कई बार ऊपर चढ़ने की कोशिश की हो और नाकाम रहा हो। लेकिन सैरा इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देती। फिर भी उन्हें इस गुफा में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे उनके अलावा इस गुफा में कोई और भी हो जो उनके आसपास ही घूम रहा हो। इसके बाद वे सभी एक संकरी सुरंग से और अंदर की तरफ जाने लगती हैं। उस सुरंग से वे एक ऐसी जगह पहुंचती हैं जो काफी बड़ी थी। लग रहा था जैसे किसी ने उसे एक कमरे की तरह बनाया हो। वहां सभी लाइट जलाकर कुछ देर आराम करती हैं। उस समय जूनो सैरा से माफी मांगती है। वह कहती है, मुझे माफ कर देना। उस एक्सीडेंट के अगले दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। उस समय मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। ये बात सुनते ही सैरा को पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं, इसलिए वह कोई जवाब दिए बिना वहां से उठ जाती है और आगे का रास्ता खोजने लगती है। ढूंढते ढूंढते सैरा को एक सुरंग दिखाई देती है। वह चिल्लाकर सबको कहती है, सब लोग यहाँ आओ, मुझे एक दूसरा रास्ता मिल गया है, हमें यहीं से आगे जाना चाहिए। सैरा की बात सुनकर सभी उस सुरंग के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी बेथ जूनो के पास आकर कहती है, मैंने गाइड बुक में बोरहम केव के बारे में जो पढ़ा था, यह जगह तो उससे बिल्कुल अलग है। जूनो पूरी बात टालते हुए उससे कहती है, इसी वजह से मैं गाइड बुक पर भरोसा नहीं करती, उसमें बेकार की बातें लिखी रहती हैं। असल में वह पूरी बात छिपा रही थी। इसके बाद एक एक करके सभी उस सुरंग में अंदर चली जाती हैं। ये सुरंग बहुत ही संकरी और गीली थी। एक एक करके सभी बड़ी मुश्किल से उस पार चली जाती हैं, लेकिन सबसे आखिर में सारा बदकिस्मती से सुरंग के बीच में फंस जाती है। सैरा अपने शरीर को जरा भी हिला नहीं पा रही थी।
जिसकी वजह से वह घबरा जाती है और उसकी सांस रुकने लगती है। सारा को लग रहा था कि शायद वह यहीं मर जाएगी। बेथ जब पीछे मुड़कर देखती है तो सारा अभी तक बाहर नहीं आई थी। वह उसे आवाज देती है। सारा घुटती हुई सांसों के साथ जवाब देती है, मैं यहाँ फंस गई हूँ। बेथ उससे कहती है, सारा शांत हो जाओ, बस धीरे धीरे सांस लो और आराम से बाहर निकलने की कोशिश करो। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी सारा जरा भी हिल नहीं पा रही थी। ये देखकर बेथ फिर से सुरंग में जाती है और सारा को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय सुरंग अंदर से ढहने लगती है। लेकिन खुशकिस्मती से बेथ अपनी पूरी ताकत लगाकर सारा को खींचकर बाहर निकाल देती है। लेकिन इस जल्दबाजी में रस्सी वाला बैग उसी सुरंग में रह जाता है। सारा के बाहर आते ही अंदर से पूरी सुरंग पत्थरों से भर जाती है और वह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। अब वे सभी बहुत चिंता में पड़ जाती हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे वापस कैसे जाएंगी, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता था। रिबेका सबको शांत करते हुए कहती है कि गाइड बुक के हिसाब से उस गुफा में आने जाने के 3 रास्ते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। वह जूनो से गाइड बुक मांगती है जिसमें गुफा का मैप था। तब जूनो कुछ असहज महसूस करती है और सबको असली सच बता देती है। वह कहती है उस गाइड बुक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बोरहम केव नहीं है। असल में इस गुफा का कोई नाम ही नहीं है। यहाँ आज तक कोई नहीं आया। मैं चाहती थी कि हम पहली टीम बने जो इस गुफा को डिस्कवर करे। जूनो की बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ उन्हें नहीं पता कि इस गुफा से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है या नहीं, और दूसरी तरफ वे रेस्क्यू टीम को बताकर आई थीं कि अगर वे समय पर वापस न लौटें तो उन्हें बोरहम केव में आकर खोजा जाए। लेकिन क्योंकि ये बोरहम केव नहीं है, इसलिए कोई भी उन्हें ढूंढने यहाँ नहीं आएगा। जूनो की बेवकूफी पर सबको गुस्सा आता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। इतने लोगों की जान वह कैसे खतरे में डाल सकती थी। लेकिन इस समय आगे बढ़ने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इधर सारा के कानों में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन वे कहां से आ रही थीं ये वह समझ नहीं पा रही थी। वे किसी तरह एक और सुरंग खोज लेती हैं और कुछ दूर जाने के बाद वह सुरंग भी खत्म हो जाती है। उनके सामने एक बहुत गहरी खाई आ जाती है। आगे रास्ता तो था, लेकिन वह खाई के दूसरे किनारे पर था। सारा एक पत्थर नीचे फेंककर गहराई समझने की कोशिश करती है और समझ जाती है कि यह खाई बहुत गहरी है, लेकिन उनके पास इतनी रस्सी नहीं थी जिससे वे नीचे उतर सकें। लेकिन बचना है तो उनमें से किसी को हिम्मत दिखानी ही होगी। तब रिबेका हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ती है और सुरंग की छत पर एक पत्थर पकड़कर लटक जाती है। इसके बाद वह पत्थर की एक दरार में क्लाइंबिंग हुक फंसाकर वहां एक रस्सी लटका देती है। इसी तरह वह छत में हुक लगाकर रस्सी बांधते हुए आगे बढ़ती है ताकि बाकी लोग उस रस्सी को पकड़कर आसानी से खाई पार कर सकें। बहुत मुश्किल के बाद वह खाई के दूसरे किनारे के पास पहुंच जाती है और हैरानी की बात यह थी कि उस आखिरी किनारे के पत्थर में पहले से ही एक हुक फंसा हुआ था और यह हुक बहुत पुराना था। लग रहा था जैसे इससे पहले भी किसी ने यह खाई पार करने की कोशिश की थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि यह हुक लगभग 90 से 100 साल पुराना था। बहुत पुराने समय में पहाड़ पर चढ़ने के लिए ऐसे हुक इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन क्या कोई यहाँ आया था ये उन्हें पता नहीं था। रिबेका उसी हुक के साथ अपना हुक फंसा देती है और सुरक्षित खाई पार कर जाती है। इसके बाद बाकी लोग भी उस रस्सी की मदद से खाई के दूसरे किनारे आ जाती हैं, लेकिन सिर्फ जूनो बाकी थी। वह सोचती है कि आगे शायद और भी कई खाइयां आ सकती हैं, इसलिए ये हुक और रस्सी उस समय काम आ सकते हैं। ये सोचकर जूनो रस्सी पकड़कर जाने की जगह रस्सी का एक सिरा अपनी बेल्ट में बांधकर पत्थर पर लटक जाती है। फिर वह हुक और रस्सी खोलते हुए आगे बढ़ने लगती है। वह किसी तरह 3 हुक खोल देती है। अब सिर्फ 2 हुक बाकी थे और जैसे ही वह चौथा हुक खींचती है उसका हाथ फिसल जाता है। वह गिरकर रस्सी की मदद से लटक जाती है और रस्सी के तेज झटके से रिबेका का हाथ बहुत बुरी तरह कट जाता है। अब वह रस्सी सिर्फ उसी पुराने हुक में अटकी हुई थी जो पहले से गुफा में था, लेकिन जूनो के गिरने के तेज झटके से आखिर में वह हुक भी निकल आता है और वह नीचे गिरने लगती है। खुशकिस्मती से रस्सी का दूसरा सिरा बाकी लोगों ने पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जूनो खाई में गिरने से पहले ही बच जाती है। उसकी फ्रेंड्स उसे ऊपर खींच लेती हैं। तभी सारा की नजर उस पुराने हुक पर जाती है जिसे जूनो अब भी हाथ में पकड़े हुए थी। सारा जूनो से पूछती है, इस बंद गुफा में ये कैसे आया? अब तक तो यहाँ कोई इंसान आया ही नहीं। जूनो कहती है, इसका एक ही मतलब है कि हमसे पहले भी कोई यहाँ आया था, लेकिन ये कम से कम 100 साल पुराना हुक है। अब कोई इस तरह का हुक इस्तेमाल नहीं करता। ये बात उन्हें बहुत अजीब लगती है, लेकिन अब उनके पास इन सब बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। किसी भी तरह इस गुफा से जिंदा बाहर निकलना था। इसके बाद वे फिर सुरंग से आगे बढ़ने लगती हैं। कुछ दूर जाने के बाद वे एक जगह दीवार पर कुछ केव पेंटिंग या गुफा चित्र देखती हैं, जो प्राचीन समय के आदिम इंसानों के बनाए हुए लग रहे थे। सभी ध्यान से उन चित्रों को देखने लगती हैं। तभी बेथ उन तस्वीरों में कुछ ऐसा ढूंढ लेती है जिसे सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बेथ बताती है कि इस तस्वीर में जो पहाड़ दिख रहा है वह शायद यही पहाड़ है जिसकी गुफा में वे अभी फंसी हुई हैं। और इस केव पेंटिंग के हिसाब से पहाड़ के अंदर आने के 2 रास्ते हैं, जिसका मतलब है कि उसी दूसरे रास्ते से वे बाहर निकल सकती हैं।
ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाती हैं और वे दूसरे रास्ते को खोजने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां उनके अलावा कोई और भी मौजूद था। एक अंधेरे कोने में एक अजीब प्राणी घात लगाकर बैठा था, जिसके मुंह से खून भरी लार टपक रही थी। लेकिन किसी की नजर उस तरफ नहीं जाती। सभी लड़कियां रास्ता खोजने आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन आगे जाते ही वह सुरंग भी खत्म हो जाती है और सामने सिर्फ पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें थीं। तभी जूनो की नजर पत्थरों के बीच से निकली एक संकरी सुरंग पर पड़ती है और हॉली उस सुरंग में घुस जाती है। उस सुरंग में हॉली को दूर सामने रोशनी दिखाई देती है। वह चिल्लाकर सबको कहती है, मुझे सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है, बाहर जाने का रास्ता यहीं है। वह खुशी में उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। जूनो उसे सावधान करते हुए कहती है, वह सूरज की रोशनी नहीं है। लेकिन हॉली उसकी बात नहीं सुनती। उसे लगता है कि उसने बाहर जाने का रास्ता खोज लिया है, इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ती रहती है। जल्दबाजी में वह सामने मौजूद गड्ढे को नहीं देख पाती और फिसलकर उस गहरे गड्ढे में गिरने लगती है। जूनो कूदकर उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वह उसे पकड़कर नहीं रख पाती। पॉली कई फीट नीचे गड्ढे में गिर जाती है और उसका पैर बहुत बुरी तरह टूट जाता है। इसके बाद सभी सावधानी से धीरे धीरे उस गड्ढे में उतरती हैं। वे देखती हैं कि हॉली के पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकल आई है। वह दर्द से तड़प रही थी। सैम एक मेडिकल स्टूडेंट थी। वह बाकी लोगों की मदद से किसी तरह हॉली का इलाज शुरू करती है। दूसरी तरफ सैरा को एक बहुत पुराना हेलमेट मिलता है और ये भी बहुत साल पुराना था। इसका मतलब था कि इस गुफा में पहले जरूर कोई आया था। इसी समय सैरा के कानों में एक तरफ से कोई आवाज आती है। उस आवाज का पीछा करते हुए थोड़ी दूर आगे जाते ही सैरा अंधेरे में अजीब गुर्राने जैसी आवाज सुनती है। वह उस तरफ लाइट डालती है तो हैरान रह जाती है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। गहरे अंधेरे में इंसान जैसा एक प्राणी पानी पी रहा था। यह देखकर सैरा हैरान रह जाती है, लेकिन अगले ही पल वह प्राणी वहां से भाग जाता है। यह दृश्य देखकर सैरा की हार्ट बीट बढ़ जाती है। दूसरी तरफ सैम किसी तरह हॉली के पैर पर बैंडेज करती है और उसका खून रोकती है, लेकिन वह अब चलने की हालत में नहीं थी। हॉली को बताया जाता है कि वे अब जमीन से लगभग 3 किलोमीटर नीचे हैं। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी कहां से आएगी? असल में उसने जो चमकदार रोशनी देखी थी वह फास्फोरस की थी, जो अक्सर इस तरह की गुफाओं में पाया जाता है। तभी सैरा वहां आती है। वह बाकी लोगों से कहती है, मैंने वहां अंधेरे में एक अजीब प्राणी देखा है जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है। शायद यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है। जूनो उससे कहती है, यहाँ और कोई नहीं है, यहाँ कौन हो सकता है? जूनो को लगता है कि इस हालत में डर सैरा पर हावी हो गया है और ऐसे समय में इंसान को हेलुसिनेशन होना स्वाभाविक है, इसलिए उसे खुद को संभालना होगा। बाकी लोगों को भी जूनो की बात ही सही लगती है। इसके बाद सभी घायल हॉली को लेकर धीरे धीरे सुरंग से आगे बढ़ती हैं। कुछ देर बाद वे सुरंग पार करके एक खुली जगह पहुंचती हैं। वहां उन्हें पैरों के नीचे लकड़ी जैसी किसी चीज का एहसास होता है। इसके बाद सैरा जब हैंडीकैम के इंफ्रारेड कैमरा से अंधेरे में चारों तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह डरते हुए कहती है, हे भगवान, मैं यह क्या देख रही हूँ? यहाँ तो बहुत सारे मरे हुए जानवरों के कंकाल पड़े हैं। ये देखकर सबका डर और भी बढ़ जाता है। इसके बाद जैसे ही सैरा कैमरा घुमाती है, उसके हाथ पैर कांप उठते हैं, क्योंकि वह बेथ के पीछे एक भयानक और घिनौना प्राणी खड़ा देखती है। उसके खुले धारदार दांत और हिंसक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह किसी जंगली जानवर और इंसान का अजीब मिश्रण था। सैरा चीख उठती है। अगले ही पल वह हिंसक प्राणी तेजी से गुफा की दीवार पर चढ़ जाता है और बिल्कुल मकड़ी की तरह दीवार पर चलते चलते अंधेरे में भाग जाता है। यह देखकर हर कोई डर से चिल्लाने लगता है। ठीक अगले ही पल वे चारों तरफ से हिंसक गुर्राहट सुनती हैं और वे आवाजें उन्हीं प्राणियों की थीं, जैसे वे हर तरफ से उन्हें घेर चुके हों। तभी वे छत की तरफ देखती हैं तो देखती हैं कि और भी कई हिंसक प्राणी उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। अचानक वे प्राणी उन पर हमला कर देते हैं। डर के मारे सभी लड़कियां जिस तरफ रास्ता मिलता है उस तरफ भागने लगती हैं। सभी अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन पैर टूट जाने की वजह से हॉली भाग नहीं पाती और ठीक तभी एक प्राणी हॉली पर झपट पड़ता है। अपने धारदार दांतों से वह हॉली की गर्दन का मांस चीर देता है और वह वहीं मर जाती है। जूनो उसकी तरफ दौड़ कर आती है, लेकिन वह प्राणी जूनो को धक्का देकर हॉली से दूर कर देता है। वह हॉली को घसीट कर ले जाना चाहता था। जूनो कुल्हाड़ी से उस प्राणी पर हमला करती है, लेकिन उससे कोई खास असर नहीं होता। तभी एक और प्राणी जूनो पर झपटता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन जूनो उसके साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू कर देती है। वह प्राणी बहुत ताकतवर था, लेकिन डर और भयानक गुस्से में जूनो अपना कंट्रोल खो देती है। वह उसके ऊपर चढ़ बैठती है और एक के बाद एक कुल्हाड़ी के वार करके उस प्राणी को मार देती है, लेकिन तब तक दूसरा प्राणी हॉली को घसीट कर ले जाता है। तेज डर और गुस्से में जूनो अब भी खुद को संभाल नहीं पाई थी। अचानक उसे पीछे से किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वह तेजी से घूमकर अपनी कुल्हाड़ी चला देती है, लेकिन उसके पीछे कोई हिंसक प्राणी नहीं बल्कि बेथ खड़ी थी, जिसकी वजह से गलती से जूनो की कुल्हाड़ी सीधे बेथ की गर्दन में धंस जाती है। जूनो का दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है।
बेथ जमीन पर गिर पड़ती है। उसी समय जूनो का लॉकेट टूटकर बेथ के हाथ में आ जाता है। आसपास उन प्राणियों के घूमने की आवाजें जूनो के कानों में आ रही थीं, जिसकी वजह से जूनो उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं करती। वो वहां से भाग जाती है। बेथ जूनो से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन जूनो इतनी डर चुकी थी कि वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। जूनो बेथ को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ सारा सुरंग के अंदर भागते हुए फिसलकर एक गड्ढे में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब सैरा को होश आता है तो वहां उसकी नाक में बहुत बुरी बदबू आती है। इसके बाद सैरा जब कैमरा की मदद से इस गड्ढे के चारों तरफ देखने की कोशिश करती है तो उसका खून जम जाता है। वह समझ जाती है कि वहां जानवरों के साथ इंसानों के भी कंकाल पड़े हैं। कुछ जानवरों की ताजी लाशें भी वहां मौजूद थीं। इसका मतलब शायद उन प्राणियों ने जिंदा इंसानों को यहाँ लाकर खा लिया था। सारा डर कर एक कोने में छिप जाती है। ठीक तभी अचानक ऊपर से हॉली की लाश नीचे आकर गिरती है। तुरंत आसपास से कई प्राणी भूखे भेड़ियों की तरह हॉली की लाश पर टूट पड़ते हैं। वे उसके मृत शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। उनकी हिंसक हालत देखकर सारा के मुंह से चीख निकल जाती है, जिससे वे प्राणी समझ जाते हैं कि सारा वहां मौजूद है। उनमें से एक प्राणी सारा के बहुत करीब आ जाता है। वह डर के मारे बिल्कुल चुपचाप लेटी रहती है। प्राणी कुछ सेकंड्स वहां खड़ा होकर आवाज करता रहता है, लेकिन सारा सामने होने के बावजूद वह सारा को देख नहीं पा रहा था। असल में वे प्राणी आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी सुनने की ताकत बहुत तेज थी। तभी वहां जूनो की आवाज सुनाई देती है। वह सारा को ही खोज रही थी। आवाज सुनते ही वे प्राणी उस तरफ चले जाते हैं। सारा कुछ देर सांस रोककर वहीं बैठी रहती है। कुछ देर बाद जब वह समझती है कि वे सब चले गए हैं, तब वह उठ खड़ी होती है। डर से उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन अब डरने का समय नहीं था। वह किसी तरह खुद को संभाल कर इस गुफा से निकलने का रास्ता सोचने लगती है। वे सभी अब पूरी तरह यहाँ फंस चुकी थीं। लेकिन एक बात यह है कि इन प्राणियों का कोई इतिहास इस मूवी में नहीं बताया गया, लेकिन मूवी में इन्हें क्रॉलर कहा गया है। खैर, सारा वहाँ एक पुराना टूटा हुआ लैंप देखती है, जो शायद उन प्राणियों का शिकार हुए किसी इंसान का था। सारा लैंप को हिलाकर देखती है तो उसमें अब भी केरोसिन था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे पास में एक लोहे की रॉड मिल जाती है। वह उस पर कपड़ा लपेटकर पुराने लैंप का केरोसिन डालती है और एक मशाल बना लेती है। इसके बाद उसे जलाकर उस गुफा से निकलने का रास्ता खोजने लगती है। उधर जूनो बाकी लड़कियों को आवाज देते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे दीवार पर एक तीर का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाती है कि उनसे पहले जो लोग यहाँ आए थे, उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया था और उस रास्ते को याद रखने के लिए ही उन्होंने ये निशान गुफा की दीवारों पर बनाए थे। और अगर वे इन निशानों का पीछा करें तो वे यहाँ से बाहर निकल सकती हैं। ये सोचकर वह बाकी लोगों को खोजने लगती है। दूसरी तरफ सैम और रिबेका भी डरते डरते गुफा के अंदर ही भटक रही थीं। मौत कब किस तरफ से उन पर झपट पड़ेगी, यह पूरी तरह अनजान था। तभी उन्हें उन प्राणियों की आवाजें सुनाई देती हैं। डरते डरते वे पत्थर के एक कोने में चुपचाप लेट जाती हैं और कुछ देर बाद धीरे धीरे एक प्राणी उनके पास आता है, लेकिन उन्हें देख नहीं पाता। वह भयानक तरीके से बस उनके सामने गुर्राता रहता है। थोड़ी देर बाद वह जाने लगता है, लेकिन ठीक तभी बदकिस्मती से उनके हाथ में मौजूद घड़ी का अलार्म बज उठता है। आवाज सुनकर प्राणी उन पर हमला करने ही वाला था। ठीक तभी सही समय पर जूनो उन्हें खोजते खोजते वहां पहुंच जाती है और उस प्राणी की गर्दन मरोड़कर उसे मार देती है। जूनो उन्हें बताती है कि हॉली और बेथ दोनों मर चुकी हैं। ये सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। इसके बाद वह सैम से उन प्राणियों के बारे में पूछती है कि ये असल में क्या हैं और इन्हें कैसे मारा जा सकता है। असल में सैम एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसीलिए वह प्राणी के शरीर को अच्छी तरह जांच कर बहुत सी बातें जान लेती है। वह जूनो से कहती है, इनकी शारीरिक बनावट काफी हद तक इंसानों जैसी है, लेकिन अंधेरे में रहने की वजह से इनके शरीर में कुछ बदलाव आए हैं। जैसे ये देख नहीं सकते, लेकिन इनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। ये आवाज सुनकर हमला करते हैं। जूनो पूछती है, लेकिन ये असल में है क्या? सैम थोड़ा सोचकर उसे बताती है कि 11,000 साल पहले इंसान इसी तरह गुफाओं में रहते थे, लेकिन समय के साथ इंसान गुफाएं छोड़कर समतल जमीन पर पक्के घरों में रहने लगे। लेकिन लगता है कुछ इंसान गुफाओं में ही रह गए थे और पीढ़ी दर पीढ़ी अंधेरे में रहने की वजह से उनकी शारीरिक बनावट इसी तरह विकसित हुई और वे ऐसे हिंसक प्राणी बन गए। यह सुनकर जूनो कुछ देर सोच में पड़ जाती है और कुछ देर बाद उस गुफा से निकलने का अगला प्लान बताने लगती है। वह बताती है कि इस गुफा में पहले जो लोग आए थे, उन्होंने निकलने के रास्ते के निशान छोड़े हैं और वे निशान अब भी गुफा की दीवारों पर बने हुए हैं। उन निशानों का पीछा करके हम बाहर निकल सकते हैं। बस उन्हें बिल्कुल चुप रहना होगा ताकि वे प्राणी उन्हें सुन ना सकें। लेकिन सारा अब भी गायब थी, इसलिए तीनों पहले सेरा को ढूंढने लगती हैं। उधर सारा उस गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी। तभी उसे बेथ की आवाज सुनाई देती है। सारा देखती है कि बेथ बहुत बुरी हालत में वहां पड़ी है और उसकी गर्दन में कुल्हाड़ी का गहरा घाव है। जूनो जब उसे छोड़कर चली गई थी, तब शायद वे प्राणी बेथ को यहाँ ले आए थे, क्योंकि ये जगह उनका खाना जमा करके रखने की जगह थी। सारा उसके पास जाती है तो बेथ उसे बताती है कि उसकी इस हालत के लिए जूनो जिम्मेदार है और वह उसे मरने के लिए छोड़कर चली गई। वह सारा से कहती है कि वह जूनो पर कभी भरोसा न करे। आज उनकी यह हालत जूनो की वजह से ही हुई है।
बेथ सैरा को जूनो का वही लॉकेट देती है जिस पर लिखा था लव ईच डे। वह लॉकेट देखते ही सैरा समझ जाती है कि यह उसके हस्बैंड पॉल ने जूनो को दिया था, क्योंकि पॉल हमेशा लव ईच डे कहा करता था। सैरा को समझने में देर नहीं लगती कि पॉल और जूनो के बीच कोई गलत रिश्ता था। ये समझकर सैरा बहुत दुखी हो जाती है। दर्द से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वहां उन प्राणियों की गुर्राहट सुनाई देती है। ये सुनकर सैरा खुद को संभालती है और बेथ को साथ ले जाने के लिए उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बेथ अपनी आखिरी सांसों का इंतजार कर रही थी। वह सैरा को मना करती है और उससे उसे इस भयानक दर्द से मुक्त करने की विनती करती है, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी सैरा अपने दिल पर पत्थर रखती है और अपनी प्यारी सहेली के सिर को पत्थर से कुचल कुचल कर उसे मार देती है। सैरा इस सदमे से बाहर भी नहीं आई थी। तभी अचानक एक छोटा प्राणी पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन सैरा उसे मार देती है। तभी उस बच्चे की माँ वहां आ जाती है। सैरा खुद को बचाने के लिए दौड़ने लगती है, लेकिन वह खून से भरे एक गड्ढे में गिर जाती है। वह प्राणी गड्ढे में उतरकर सैरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैरा एक नुकीली हड्डी उसकी आंख में घुसाकर उसे भी मार देती है। बेथ की मौत से सैरा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तेज गुस्से में वह वहीं खड़ी होकर चीख उठती है। दूसरी तरफ जूनो और रेबेका सैरा को खोज रही थी। ठीक तभी जूनो देखती है कि अनगिनत वैसे ही प्राणी उनका शिकार करने के लिए इधर उधर से उनकी तरफ दौड़े आ रहे हैं। वे जान बचाकर एक सुरंग से भागने लगती हैं। सैम सुरंग के आखिरी छोर पर पहुंचकर देखती है कि सामने कोई रास्ता नहीं है। वह गुफा की छत पर चढ़ने की कोशिश करती है और अपने पास मौजूद थोड़ी सी रस्सी से छत के रास्ते दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन छत पर एक प्राणी पहले से ही उसके लिए घात लगाकर बैठा था। प्राणी सैम पर हमला करता है और उसकी गर्दन चीर देता है, लेकिन सैम अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपने पास मौजूद एक चाकू से उस प्राणी के सिर पर वार करके उसे मार देती है और खुद भी मर जाती है। अपनी आंखों के सामने बहन की मौत देखकर रेबेका बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन कुछ समझने से पहले ही एक और प्राणी उस पर हमला करता है और उसका पेट चीर देता है। यह देखकर जूनो कुछ और सोचे बिना ऊपर से अपनी जान बचाने के लिए नीचे छलांग लगा देती है। खुशकिस्मती से नीचे पानी था, इसलिए उसे चोट नहीं लगती। वह तैरकर किनारे पहुंचती है और दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है। तभी कहीं से सैरा वहां आ जाती है और उसे ऊपर खींच लेती है। सैरा का पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था। उसे देखकर बहुत डर लग रहा था। जूनो उसे सैम और रेबेका की मौत की बात बताती है। हालांकि सैरा को जूनो पर अब जरा भी भरोसा नहीं था। वह जानती थी कि बेथ की मौत के लिए जूनो ही जिम्मेदार है। वह जानबूझकर जूनो से बेथ के बारे में पूछती है। वह सिर्फ देखना चाहती थी कि जूनो अपनी गलती मानती है या नहीं, लेकिन जूनो में उतनी हिम्मत ही नहीं थी। वह बेथ की मौत का दोष उन प्राणियों पर डाल देती है। इसके बाद सैरा कुछ नहीं कहती और जूनो से कहती है कि वह उसके पीछे आए, लेकिन कुछ दूर जाते ही वे देखती हैं कि कई प्राणी उनके इंतजार में बैठे हैं। उनके आने की आवाज सुनते ही वे प्राणी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों मिलकर बहुत हिम्मत से उनसे लड़ती हैं और बेरहमी से उन 3 प्राणियों को भी मार देती हैं। प्राणियों को मारने के बाद जब जूनो उठकर खड़ी होती है तो देखती है कि उसके सामने सैरा खड़ी है। सैरा जूनो को वही लॉकेट दिखाती है। ये देखते ही जूनो समझ जाती है कि सैरा को पॉल और उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया है। अगले ही पल सैरा जूनो के पैर पर कुल्हाड़ी से वार करती है और उसे वहां मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। जूनो भयानक दर्द से चीख उठती है। वह अपने पैर से कुल्हाड़ी निकाल तो देती है, लेकिन तब तक उसकी चीख सुनकर कई प्राणी उसे घेर लेते हैं। दूसरी तरफ जूनो की चीख सैरा के कानों में आती है, फिर भी वह बिना रुके दौड़ती रहती है। दौड़ते दौड़ते अचानक सैरा एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और उसे होश आ जाता है। वह देखती है कि ऊपर एक छेद से रोशनी आ रही है। वह उस रोशनी का पीछा करते हुए ऊपर चढ़ती है। जैसे ही वह अपना सिर उस गड्ढे से बाहर निकालती है, वह अपनी आंखों के सामने बाहरी दुनिया और रोशनी देखती है। फिर वह देर नहीं करती और उस गड्ढे से बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ दौड़ जाती है और तेजी से उस जगह से निकलने लगती है। गुफा से कुछ दूर जाकर वह गाड़ी रोकती है और वहां जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचकर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद जैसे ही वह मुड़कर देखती है, वह अपने पास जूनो को बैठे हुए देखती है। यह देखकर सैरा डर से चीख उठती है और तभी उसे होश आता है। वह देखती है कि वह असल में गुफा के अंदर ही है, मतलब वह अब तक सपना देख रही थी। तभी उसे अपनी बेटी जेसिका की आवाज सुनाई देती है। जेसिका उसके सामने बर्थडे केक लेकर बैठी है। असल में सैरा अब भी हेलुसिनेशन में थी। वह गुफा से बाहर निकल ही नहीं पाई थी। गुफा में अब भी उन प्राणियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं और सैरा अपने सामने जलती हुई मशाल की तरफ ही देख रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी उसके सामने ही बैठी है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि एक दर्दनाक मौत उसकी तरफ बढ़ रही है, यानी वही प्राणी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। हालांकि इस मूवी में इन क्रीचर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन एक बात है कि ये क्रीचर्स जमीन के नीचे रहते हैं। आमतौर पर शायद रात होने पर ये बाहर आते हैं और आसपास के जंगल के जानवरों को, और अगर कोई जिंदा इंसान मिल जाए तो उसे पकड़कर उस गुफा में खाने के लिए ले जाते हैं। खैर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।
अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं, और अगर आप इसी तरह के मूवी एक्सप्लेन देखना पसंद करते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।